तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक माउंटेन को दिखाता है और वही माउंटेन पे हम एक सेट को देखते हैं और उस सेट का नाम रहता है तियानमेन सेट। और वही सेट के अंदर हमें एक बंदे को दिखाता है, वो अकेला एक जगह पे खड़ा रहता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, जब मैं मेरे सिर को ऊपर उठाता हूँ तो आसमान पे सुनहरे चांद को देखता हूँ, और जब मैं मेरे सिर को नीचे झुकाता हूँ तब उस समय मुझे मेरे होम टाउन की बातें याद आता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस बंदे के पीछे एक बड़े से पत्थर को दिखाता है और वही पत्थर के पीछे हमें कुछ लड़की को दिखाती है जो छुपके से उस बंदे को देख रही होती है और उस बंदे के हर एक बातों को सुन रही होती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए दूसरी लड़की को धीमे से में कह रही होती है, अरे देखो देखो प्रिंस फेस से पोट्री कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, प्रिंस का टैलेंट सिर्फ कल्टीवेशन पे ही वेतन नहीं है, उसके साथ ही साथ वो लिटरेचर और पोएट्री भी बहुत ही बढ़िया कर लेता है। वैसे एक सच कहूँ, उसके पोएट्री तो मेरे दिल को छू जाती है। और तभी अचानक से वो दोनों लड़कियों के साइड पे एक तीसरी लड़की को दिखाती है, वो सामने रहे बंदे के वो सभी पोएट्री को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। उसके बाद ही वो साइड पे रहे दो लड़कियों को कह रही होती है, पर अभी तो दिन है, इस दिन के समय पे सुनहरा चांद कहाँ से आ गए? ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब नहीं लग रही है? पर हमें बाकी सभी लड़की को दिखाती है, उस तीसरी लड़की की ये सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एक लड़की चिल्लाती है, कह रही होती है, हे निकोमार्स, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो चुप रहना, पर ये बकवास बातें मत कहना, ठीक है? तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, वो भी चिल्लाते कह रही होती है, एकदम सही कहा, प्रिंस के पोएट्री का टैलेंट सिंपल नहीं है, तुम इस तरह से रैंडमली कमेंट नहीं कर सकते। और वो सभी लड़कियों की ये सब बातों को सुनने के बाद, ये सब हरकतों को देखने के बाद हमें तीसरी वाली लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, हमें कांपते हुए कह रही होती है, मेरी बातों का मतलब ये नहीं थे, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो सभी लड़कियों के सामने वो बंदा आ जाता है, फिर वो सभी को रोकते हुए कह रहा होता है, ये काफी हुआ, तुम सभी रुक जाओ। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो सभी लड़कियों को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, हम सभी एक ही सेट के डिसाइपल है, तो ये छोटा मोटा चीजों को लेकर दुश्मनी पैदा करने का क्या जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो बंदा तीसरी वाली लड़की की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने का तीसरी वाली लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग करने लगती है, पूरी फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में उस बंदे को कह रही होती है, हाँ मैं एकदम सही हूँ, मुझे लेकर आपको चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस। फिर उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो उस बंदे के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखती है, फिर वो मन में कह रही होती है, वो कितना था जेंटल है, उसका हाथ कितना था वार्म है। बचपन में जब मेरी फादर के हाथ को पकड़ने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सेफ और वार्म महसूस होती थी, अभी मुझे ऐसा ही महसूस हो रही है। वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है, उसकी ब्रेथ बहुत ज्यादा वार्म है, मैं उसकी नजरों में सीधा देखने का हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक है, मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। तभी अचानक से हम उस बंदे को देखते हैं, वो उस लड़की को कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर तुम्हें देख के बहुत ज्यादा अनफेमिलियर लग रही है, क्या तुम यहाँ पे न्यू डिसाइपल हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो ब्लशिंग करते कह रही होती है, हाँ योर हाइनेस ने एकदम सही कहा। तभी वो बंदा कह रहा होता है, ओ अच्छा, वैसे अगर तुम फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी फेस करती हो तो मेरे पास आ जाना, मैं क्लाउड काउंसिल पीक पे रहता हूँ। ओ हाँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ली रूलियन, अगर योर हाइनेस माइंड नहीं करता है तो आप मुझे रूलियन करके ही बुला सकते हैं। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, ओ रोलियन, नाम बहुत ज्यादा सुंदर है, अच्छा ठीक है मैं याद रखूंगा। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो वहां से जाने लगता है, जाते उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा, अगर तुम फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम इनकाउंटर करती हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। फिर उसके बाद उस जगह से वो बंदा जाने के बाद उस जगह पे जितने सारे लड़की आती है वो सभी रूलियन के ऊपर बहुत ज्यादा जिलास फील करने लगती है। तब हम एक लड़की को देखते हैं, वो ब्लशिंग करते कह रही होती है, क्या प्रिंस ने असल में उस लड़की के नाम से बुलाया? वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। और उस सभी के पीछे रहे हमें रूलियन को दिखाती है, वो सभी लड़कियों की बातों को इग्नोर करते हुए उस बंदे के बारे में सोचने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है, कहा जाता है कि प्रिंस 3 साल की उम्र में कल्टिवेट करना शुरू किया था और सिर्फ 6 साल की उम्र में हमने खुद का डेन फॉर्म कर लिया था, और जब वो 12 साल का हुआ तो एंसेस्टर ने उसे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया। वैसे मैं हमेशा सोचती थी कि उसके इतने सारे अचीवमेंट के कारण वो बहुत ज्यादा कोल्ड और एरोगेंट है, पर मैंने कभी ये उम्मीद नहीं कर पाई थी कि प्रिंस सच में इतना ज्यादा जेंटल और काइंड है। फादर, देख के ऐसा लग रही है कि 3वां सेट पे ज्वाइन करना है ये आपके ड्यूटर के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रही है कि मैं अपनी खुद की रास्ता को ढूंढ लिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक जगह को देखते हैं, वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर रहता है और उस जगह पे भाई बंदा आ गया होता है। वो अचानक से दरवाजे के सामने आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो ये देखने लगता है कि आसपास कोई लोग है या नहीं, और जब वो कंफर्म कर लेता है कि आसपास कोई नहीं है, वो एक गहरा सांस छोड़ता है। उसके बाद वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए अजीब सा हंसी हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, मैं सर कुछ ही ट्रिक यूज करने के बाद हजारों लड़कियों को चार्म कर सकता हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा फास्ट लाइफ पे, मेरे दुनिया पे जितने सारे नोबेल है, उस सभी नोबेल को रीड करने के बाद जो सभी स्ट्रेटेजी मैंने लर्न किया है वो सब कुछ यहाँ पे काम पे आ रहा है।
फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं बहुत जल्द इस पूरे तीनों सेट को कंट्रोल कर लूंगा, फिर उसके बाद ही धीरे धीरे इस पूरे दुनिया को मेरे हवाले कर लूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बंदे के पीछे कोई आ जाता है और हथौड़े के वहां से उस बंदे के माथे पे हिट करता है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस बंदे के पीछे कोई और नहीं, सिस्टम लेडी रहती है। वो सिस्टम लेडी उस बंदे को कह रही होती है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट ने गंदी बातें सोच रहा है, तो सिस्टम ने वार्निंग दिया है कि होस्ट ने अपने व्यूअर के ऊपर ध्यान दे। वैसे होस्ट आप अपने रेपुटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपका रेपुटेशन बर्बाद हो जाता है तो अपने जितने सारे फेवरेट पॉइंट अर्न किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो फूट फूट के रोने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है, सिस्टम तुम बहुत ज्यादा हैरास हो। ये बातों को सुनने के बाद वो सिस्टम लेडी कह रही होती है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते मनी में कह रहा होता है, ऑडियंस तुम सभी ने एकदम सही गेस किया है, ये छोटी सी लोली कोई मेरे रिंग के अंदर है डेट ही नहीं है, बल्कि मेरा एक सिस्टम है। और हाँ, मैं तो मेरे बारे में बताना ही भूल गया, मैं लिन फैन, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। और जब मैंने इस दुनिया में आया था, ना ही मैंने किसी के पेट से जन्म लिया था और ना ही किसी के बॉडी को प्रोसेस किया था, बल्कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा था उसने मुझे बच्चा बना के इस दुनिया में एक जंगल में फेंक दिया था। और जिस समय मैंने इस दुनिया में एंटर किया था तो उस समय इस पूरी दुनिया में एक अजीब सा फिनोमेना हुआ था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं फास्ट का सीन दिखाता है। भाई हम लिन फैन को देखते हैं, जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तब एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा होता है। और जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था उस समय एक अजीब सा फिनोमेना होता है और उसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए आ गया था। तभी हम एक बुड्ढी को देखते हैं, वो लिन फैन को उठा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, अरे ये तो होली चाइल्ड है, हेवन से आया है, सच में भगवान ने हमारे तियानवन सेट को ब्लेसिंग दिया है। मैंने ये सब कुछ किताब में रीड किया था, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि ये सब कुछ फिनोमेना सच में होती है। इस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस है, वो जरूर एम्परर का थ्रोन हासिल करेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये बच्चा मेरे डिसाइपल बनेगा और आज से ये बच्चा पूरे तियानवन सेट का प्रिंस है। तभी लिन फैन फिर से कह रहा होता है, जब मैं पहली बार इस दुनिया में टाइम ट्रेवल किया था तो दूसरे टाइम ट्रेवलर की तरह मेरे पास कोई भी पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी को रिकवर कर पाया हूँ और मुझे पता चला है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। पर मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी रिकवर होने से पहले मैं इस कल्टिवेशन की दुनिया में एक सिंपल यंग कल्टिवेटर था, पर मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि कम समय के अंदर मैंने कल्टिवेशन पे बहुत सारा ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जब मैं 12 साल का हुआ तो तियानवन सेट के एंसेस्टर ने मुझे फास्ट हमारे डिसाइपल की तरफ एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने एंसेस्टर के सामने घुटने टेकते हुए एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं मेरे मास्टर को ग्रीट करता हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे एक पत्थर रहता है और वही पत्थर के पीछे सभी एल्डर छुपके से सामने के नजर को देख रही होती है। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं, वो सामने देखते हुए कह रही होती है, क्या ये एंसेस्टर है? ये बातों को सुनने के साइड पे हमें वही बुड्ढी को दिखाती है जो पहली बार लिन फैन को रेस्क्यू किया था और लिन फैन को डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया था। वो कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, जब मैं 8 साल की थी तब मैंने एंसेस्टर को देखी थी, अब मैं इतने सालों के बाद एंसेस्टर को देख रही हूँ, पर वो अभी भी पहले जैसा ही ब्यूटीफुल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, लिन फैन फिर से कह रहा होता है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अल्केमी प्रैक्टिस कर रहा था, पर कुछ गलती के कारण अचानक से वो फर्नेस ब्लास्ट हो गया और उस समय बदकिस्मत से मेरे पास लैब के जितने सारे मेमोरी था मुझे सब कुछ याद आ गया। और ठीक उसी समय मुझे रियलाइज हुआ कि बचपन से जो लिटिल लॉली मुझे कल्टिवेशन पे ग्रो करने के लिए मदद कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टम है। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं लिन फैन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सिस्टम, इस तरह से बकवास बातें करना बंद करो और मुझे बताओ मैंने कितना सारा फेवरेट गेन किया है। और लिन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो लिन फैन को कह रही होती है, जब तुम यंग थे तुम बहुत ज्यादा क्यूट और एडोरेबल थे, पर तुम तुम्हारे फास्ट लाइफ की मेमोरी को रिकवर करने के बाद ऐसा क्यों हो गए हो? और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिन फैन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी को बस चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओह तो तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है जो तुम इस तरह की बातें कह रही हो। जब मैं यंग था तब मैं हमेशा सोचता था कि तुम मेरे रिंग के अंदर है कोई ओल्ड मैन हो, या था कि मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरी को रीगेन करने के बारे में तुमने कभी नहीं सोची। क्या तुम्हें सच में लगती है कि मैं कोई मंकी हूँ और शो को देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रही है? लिन फैन की ये सब बातों को सुनने का सिस्टम लेडी कह रही होती है, मैंने ये सब कुछ किया था ताकि तुम अच्छी तरीके से ग्रो हो सको और सही तरीके से दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाओ। और वैसे भी सिस्टम के ऊपर ज्यादा रिले होना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाले हूँ कि आपने टोटल कितने सारे फेवरेट गेन किया है। उसके बाद हमें दिखा था कि लिन फैन के सामने एक सिस्टम का फाइनल ओपन होकर आ गया होता है। फिर उसके बाद हम लिन फैन के सिस्टम को देखते हैं। लिन फैन ने जितने सारे लड़कियों के साथ मिला था वो सभी लड़कियों के फोटो, उसके साथ ही साथ वो सभी लड़कियों का लिन फैन के ऊपर जितना सारा फेवरेट है वो सब कुछ लिन फैन के सिस्टम पे दिखाया जाता है। तभी उस फेवरेट की लिस्ट पे मैं रूलियन को दिखाती है। लिन फैन के ऊपर रूलियन की फेवरेट 100% हो गई होती है। और लिन फैन की ये प्रोफाइल को देखने के बाद सिस्टम लेडी मन में कह रही होती है, रूलियन उसकी फेवरेट अचानक से 100% कैसे हो गई? ये कोई पहली कैरेक्टर है जो होस्ट के ऊपर फेवरेट 100% हो गई है। फिर उसके बाद अचानक से हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो एक एविल हंसी हंसती है। फिर वो मन में कह रही होती है, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। पर तभी अचानक से साइड पर हमें लिन फैन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम मुझे और मेरे सभी ऑडियंस को कह सकती हो कि तुम्हारे सिस्टम को फेवरेट सिस्टम क्यों कहता है? लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद वे सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो लिन फैन को एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। फेवरेट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर होस्ट किसी भी कैरेक्टर से फेवरेट रिसीव करता है तो सिस्टम उसके बदले
बदले में आपको फेवरेलिटी पॉइंट देगा और उस फेवरेलिटी पॉइंट को यूज करने के बाद आप सिस्टम मॉल से कोई भी आइटम को परचेस कर सकते हैं। और हाँ, फेवरेलिटी पॉइंट को अर्न करने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है और दूसरा ऑप्शन ये है कि सिस्टम आपको टास्क देगा और उस टास्क को कंप्लीट करने के बदले आपको बहुत ही हाई अमाउंट रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर होस्ट सिस्टम का दिया हुआ टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। और पनिशमेंट ये है कि आपके पास जितना सारा फेवरेलिटी पॉइंट है सिस्टम वो सब कुछ पॉइंट को ले लेगा या फिर सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर सिस्टम आपके पास से गायब हो जाएगा, आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद में लिन फैन को दिखा आता है वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है, अपने काफ तेज में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, अगर सिस्टम मेरे पॉइंट ले लेता है या फिर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो सही है, और अगर सिस्टम मेरे पास से गायब हो जाता है तो इस अनजान दुनिया में सिस्टम के बिना मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। और वैसे भी मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ रूल तुमने ही बनाया है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, फिर उसके हाथ पे जो किताब रहती है वो लिन फैन के फेस पे मारते हुए कह रही होती है मैं ही सिस्टम हूँ, तो मैं जो रूल्स के बारे में बताऊंगी वही सिस्टम के रूल है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि लिन फैन के सामने एक सिस्टम का पैनल ओपन हुआ होता है और वही पैनल पे लिन फैन के लिए एक टास्क रिसीव हुआ होता है और टास्क ये रहता है कि होस्ट को एक ऐसे कल्टीवेटर को बस में लाना है जिसका कल्टीवेशन बहुत जल्द इमॉर्टल रेलम पे पहुंचने वाला है और उसके साथ ही साथ आपके ऊपर उसका फेवरेलिटी 100% से भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको रिवार्ड के तौर पर 1000 पॉइंट मिलेगा और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके जितने सारा पॉइंट है वो सब कुछ सिस्टम ले लेगा। फिर उसके बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो लिन फैन को कह रही होती है ये रहा तुम्हारा पहला टास्क तुम्हें सिस्टम ने दिया है और हाँ इस टास्क को संभाल के कंप्लीट करना। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद में लिन फैन को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है, उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है अरे रुक जा, मुझे महसूस हो रहा है कि सिस्टम के पास कुछ बग है, अगर मैं टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता हूँ तो मेरे पास जितना सारा फेवरेटिव पॉइंट है वो सब कुछ सिस्टम कट कर लेगा और रिसेट होकर मेरे पास 0 पॉइंट हो जाएगा, तो क्यों ना मेरे जितना सारा पॉइंट है वो सब कुछ 0 होने से पहले मेरे सभी पॉइंट को यूज कर लेता हूँ। वाह मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। और तभी अचानक से साइड पे हमें सिस्टम लेडी को दिखा आती है, लिन फैन क्या सोच रहा है वो सब कुछ समझ जाती है। फिर वो लिन फैन को कह रही होती है नहीं होस्ट तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, मैं तुम्हें बताना भूल गई, जब तक तुम टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तब तक तुम्हारे लिए सिस्टम मॉल ओपन नहीं होगा और तब तक तुम फेवरेटिव पॉइंट को यूज नहीं कर सकते हो। और सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है, चिल्लाते करते कि नानी। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम लिन फैन को देखते हैं वो कुछ लेटर लिख रहा होता है, उसके बाद वो अचानक से साइड पर सिस्टम लेडी को कह रहा होता है क्या ये सब कुछ सही रहेगा। ये बातों को सुनने का सिस्टम लेडी कह रही होती है होस्ट मैं आपको याद करवा देना चाहती हूँ आपके ऊपर आपके ओपोनेंट का फेवरेलिटी 100% तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ और भी ज्यादा फेवरेलिटी इंक्रीज होना चाहिए। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो अपना नाक खुजलाते हुए कह रहा होता है अरे यार ये किस तरह का टास्क है, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ ये सब कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है पर चाहे जो भी हो इस पूरे ध्यान सेट के अंदर कोई भी डिसाइपल या फिर एल्डर नहीं है जिसका कल्टीवेशन इमॉर्टल रेलम पे पहुंचने वाला है, या तक कि सेट के अंदर सभी ग्रेट एल्डर उसके साथ ही साथ हेडमास्टर का कल्टीवेशन भी इमॉर्टल रेलम पे नहीं है। पर तभी अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसे कुछ रियलाइज होता है, उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मेरे ऊपर मेरे ओपोनेंट का फेवरेलिटी 100% से भी ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों को लवर बनना होगा। और इसका मतलब यह है कि सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए 93 सेट के अंदर लीडर या फिर एल्डर के मुझे प्यार में गिरना होगा। वाह मैं तो बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। नहीं मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए, ये मैन और वुमेन के बीच में अफेयर ये 93 सेट के अंदर पूरी तरीके से बंद है। मैं होलीसॉन हूँ, फिर भी उस सभी का अगर पता चलता है तो वो सभी बिना हिचक के मुझे मार देगा। और फिर भी अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन डिसाइफर की, तो जितने सारे थर्ड जनरेशन डिसाइफर है वो सभी ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं। और तभी अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसे एक बंदे के बारे में याद आने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, सेट के अंदर अभी भी एक बंदा है। फिर हमें बताया जाता है कि लिन फैन जिस बंदे के बारे में सोच रहा है उसका आइडेंटिटी क्या है। उस बंदे का नाम है चेन क्यूनफेंग और वो 93 सेट का थर्ड जनरेशन डिसाइफल है। उसके साथ ही साथ उसका कैरेक्टर और रेपुटेशन बहुत ही बढ़िया है और वो 93 सेट के हर एक काम को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करता है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो चेन क्यूनफेंग के बारे में सोचते हैं, मन में कह रहा होता है उस बंदे के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, हम दोनों बहुत ही अच्छे ब्रदर है और अगर सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं उसे टारगेट करता हूँ तो बहुत ही आसानी तरीके से मेरे ऊपर उसका फेवरेलिटी इंक्रीज हो जाएगा 100% से भी ज्यादा। और इस तरह से सिस्टम का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ 93 सेट के अंदर जो मैन और वुमेन के बीच में अफेयर को लेकर जो रूल है वो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। वैसे हर महीने मेरे कल्टीवेशन को लेकर मैं एंसेस्टर को जो कुछ भी रिपोर्ट सबमिट करता हूँ वो सब कुछ रिपोर्ट सीनियर चेन एंसेस्टर के पास पहुंचाता है। वैसे रिसेंटली सीनियर चेन बहुत ज्यादा बिजी है, उसके साथ बात करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिर उसके बाद अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसे कुछ आइडिया आता है, उसके बाद वो एक लेटर लिखने लगता है। उसके बाद वो खुद ही को कह रहा होता है चलो सीनियर चेन के लिए कुछ अच्छा वाला लेटर लिख देता हूँ, ये लेटर को रीड करने के बाद वो जरूर खुश हो जाएगा और मेरे पर उसका जो फेवरेट है वो 100% से भी ज्यादा हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं सिस्टम के टास्क को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर लूंगा। मैं सच में बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। और अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो लेटर को लिखना बंद कर दिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, मैंने इस तरह का लेटर कभी नहीं लिखा है, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी के पास आ गया होता है और एक पप्पी फेस बनाते हुए कह रहा होता है सिस्टम प्लीज मुझे सिखा दो ना इस तरह के लेटर कैसे लिखना होता है। ये बातें को सुनने का सिस्टम लेडी कह रही होती है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो लिनफेन के लिए एक लेटर लिख दिया होता है और उस लेटर को देखने के बाद हमें लिनफेन को देखते हैं, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। उसके बाद वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम श्योर हो कि ये लेटर एकदम सही है? और लिनफेन की बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो छुपके से एक एविल हंसती है। उसके बाद वो लिनफेन को कह रही होती है, जरूर तुम सिस्टम की कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट बिल्कुल भी मत करना। और हमें लिनफेन को दिखाता है, वो उस लेटर को रीड करने के बाद उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। वो ब्लास्टिंग करते मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे हमेशा महसूस हो रहा है कि मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है। किस्मत से सिस्टम ने इस लेटर के कहीं पे भी स्नेहा चेन का नाम मेंशन नहीं किया है, नहीं तो दूसरे कोई लोग अगर इस लेटर को देखता तो वो सभी सोचते थे कि मैं कोई गे हूँ जो मैन के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, अपने हाथ पे रहे उस लेटर को मर होने के बाद दूर फेंक दिया होता है। उसके बाद वो उस जगह से जाते हुए क्या होता है, चलो भूल जाओ, ये लेटर मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। ये देने का पीछे रहे हमें सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो लिनफेन को कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रही हो, मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ इस लेटर को लिखा है। और हमें लिनफेन को दिखाता है, वो सिस्टम लेडी की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो बिस्तर पे सोने चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है, वेल चलो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ और बाकी का जो कुछ भी चीज है वो मैं कल सोचूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम लिनफेन के घर को देखते हैं और वही घर के बाहर हमें दिखाता है कि लिनफेन के सीनियर ब्रदर चेन आ गया होता है और वो लिनफेन के दरवाजे को बंद देखने के बाद खुद ही खुद से कह रहा होता है, क्या जाफेन अभी तक नींद से नहीं उठा है? और आज तो एंसेस्टर को कल्टीवेशन रिपोर्ट सबमिट करने का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए एंसेस्टर सिकुलेशन पे है तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मैं डिले नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, वो लिनफेन के दरवाजे को ओपन करते हुए अंदर जाने लगता है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, जाफेन जरूर कल्टीवेट करने के लिए कल रात कड़ी मेहनत किया है, चलो मैं खुद ही उसकी रिपोर्ट को ले लेता हूँ। फिर उसके बाद चेन क्यूनफेन जब दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आता है तो हमें सामने लिनफेन को दिखा होता है, वो घोड़े बेच के सो रहा होता है। वो कुछ ऐसे सो रहा होता है और सामने के नजर को देखने के बाद हमें चेन क्यूनफेन को दिखाता है, वो स्माइल करते मन ही मन में कह रहा होता है, सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा फनी है। फिर तभी हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, उसका नजर साइड पे एक टेबल की तरफ जाता है। वो टेबल की तरफ देखते खुद ही खुद से कह रहा होता है, ओ तो देख के ऐसा लग रहा है कि जाफेन ऑलरेडी अपने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, उसने सिर्फ अपने रिपोर्ट को एनवलप पे सील नहीं किया है, चलो मैं ऐसे ही रिपोर्ट को एंसेस्टर को सबमिट कर दूंगा। फिर उसके बाद हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, वो लिनफेन की रिपोर्ट को टेबल से उठाने लगता है, पर अचानक समय दिखा आता है कि उस रिपोर्ट के नीचे और एक लेटर के जैसा कुछ रहता है। ये देखने के बाद चेन क्यूनफेन मन ही मन में कह रहा होता है, ये क्या है? फिर उसके बाद वो उस लेटर को उठाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये जाफेन का कोई दूसरा रिपोर्ट है? और जब वो उस लेटर को पूरी तरीके से रीड करता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या है, ये मैंने क्या रीड किया, क्या जाफेन एंसेस्टर के ऊपर इस तरह का फीलिंग्स रखता है? फिर उसके बाद वो एक बार लिनफेन की तरह देखते मन ही मन में कह रहा होता है, जाफेन एक प्रिंस है तो उसके यंग एज के कारण इस तरह की सोच रखना सरप्राइजिंग नहीं है। फिर उसके बाद हम चेन क्यूनफेन को देखते हैं, वो लिनफेन की रिपोर्ट और लेटर को लेकर उस जगह से जाने लगता है, जाते खुद ही खुद से कह रहा होता है, पर ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये रिपोर्ट को एंसेस्टर को सबमिट करना ही है और आगे का जो कुछ भी डिसीजन है वो एंसेस्टर लेगी। फिर उसके बाद वो उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे लिनफेन के रूम के अंदर रहे सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो छुपके से चेन क्यूनफेन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, प्लान पूरी तरीके से सक्सेस हो गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। पेपर हम तियानमिन फॉरबिडन लैंड के तियानजू पीक को देखते हैं और उसी जगह पे हम एंसेस्टर के रूम को देखते हैं और एंसेस्टर के रूम के पूरी जगह पे हमें दिखा आता है कि डिसेबल का जितना सारा रिपोर्ट है, न्यूज है, वो सब कुछ सबमिट किया हुआ रहता है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी रिपोर्ट को चेक करने के लिए तियानमिन सेट का एंसेस्टर यानी लिनफेन का मास्टर आ गई होती है। और गाइस ये पहली बार है जो हम लिनफेन के मास्टर से मिल रहे हैं। वैसे मास्टर तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर ये मास्टर स्टार्ट विद द कन्फेशन टू द ब्यूटी मास्टर सीरीज के मेन कैरेक्टर जियांग के मास्टर यूनियन के जैसी है ना। चलो छोड़ो, हम कहानी पे आते हैं। हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है, वो एक रिपोर्ट को अपने हाथ पे लेते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, मैं पूरे 3000 सालों से सर्कुलेशन पे हूँ, इसलिए सेट के जितने सारा अफेयर है वो सब कुछ चेक करने के लिए मुझे महीने पे सिर्फ एक बार ही मौका मिलती है। पर बात यह है कि अभी इसलिए मेरे पास जितने सारे न्यूज आ रही है वो सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग है। आजकल के यंग लोग तो अपने यूथ को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, बाहर की दुनिया में अभी क्या चल रहा है ये जानने के लिए वो एक न्यूज़पेपर को अपने हाथ पे ले लिया होता है और वही न्यूज़पेपर को चेक करने लगती है और वही न्यूज़पेपर पे लिखा रहता है, किंगियन सेट के जूनियर डिसेबल जूलिंग वुमेन सेट के एक जूनियर डिसेबल के प्यार में गिर गया और उसी कारण वो अपने सेट को धोखा दे दिया। और ये न्यूज को देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो हंसते कह रही होती है, किंगियन सेट एक 8 मेजर इमोर्टल सेट है और जिंगलिंग तो उस सेट के जीनियस है, पर उसने इतना बड़ा क्राइम किया है। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि किंगियन सेट के जितने सारे एल्डर है वो सभी अभी क्या फील कर रहा है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो न्यूज़पेपर को रख दिया होता है और एक दूसरा न्यूज़पेपर अपने हाथ पे लेते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, किस्मत से मेरे तियानवें सेट के अंदर इस तरह के रोमांस रिलेशनशिप लाभ नहीं है, नहीं तो पता नहीं कहां पे कब और किसके कारण हमें दुनिया के सामने एम्बेरस होनी पड़ती। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो एक दूसरा न्यूज़पेपर ओपन कर लिया होता है और उस न्यूज़पेपर पे सेम उस तरह के न्यूज़ लिखा हुआ रहता है। न्यूज़ कुछ ऐसा रहता है कि एक सेट के एल्डर के साथ एक डिसेबल का एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, इसके साथ उसका रिलेशनशिप है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है, सिर्फ इस तरह के न्यूज। ये सब कुछ न्यूज को देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, छे आजकल का कल्टीवेटर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, मेरी सेट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये किस तरह का न्यूज इकट्ठा कर रहा है? अगर वो सभी अच्छा न्यूज इकट्ठा नहीं कर सकता है तो वो सभी अभी कर क्या रहा है? वैसे मुझे अभी भी याद है, इस पूरे तियानवें सेट का फाउंडर मैं और मेरे दोनों सीनियर ब्रदर हैं। मेरी जो सेकंड सीनियर ब्रदर था वो हम सभी में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, पर सिर्फ एक औरत के कारण उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि जब वो अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने जा
रहा था, ठीक उसी समय ट्रिब्यूलेशन के टाइम उसका इनर डीमन जग गया, जिसके कारण वो अपने खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया और उसी जगह पे उसका मौत हो गया। और बात रही एल्डर सिनेवादा की, तो उसने कहा था कि अगर तुम्हारे दिल में कोई भी औरत नहीं है तो तुम अपने स्वॉर्ड पे डिविनिटी हासिल करोगे। और इस तरह से एल्डर सिनेवादा अपने कल्टीवेशन पे ट्रू इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे चला गया। और सेकंड ब्रदर के मौत के बाद मैंने पूरे सेट पे डिक्लेयर किया कि तियानमेन सेट के अंदर कोई भी डिसेबल अपने लव और इमोशन पे नहीं जुड़ेगा। और मेरी ये डिसीजन को लेके बहुत सारे लोग गॉसिप किया। उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो मन में क्या होती है, पर वो सभी मेरी इंटेंशन को कैसे समझ सकते हैं। मैं जो कुछ भी किया है उस सभी के भलाई के लिए किया है, ताकि वो सभी अपने यूथ को लव और इमोशन के ऊपर वेस्ट ना करे। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने हाथ पे दूसरे रिपोर्ट को ले लिया होता है। उसके बाद वो कैरी होती है। अच्छा ठीक है, चलो अब मेरी सेट के अंदर क्या क्या चल रही है वो देखने के लिए मेरे पास समय आ चुकी है। पर तभी अचानक से एंसेस्टर को दिखाती है। वो अपने सेट की रिपोर्ट को देखने के बाद वो थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट पे किसी ने लिखा होता है, मैं एंसेस्टर को गिट करती हूँ, रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ है और मैंने सक्सेसफुली तियानवे थर्ड रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया है। मैं ली कीजिन, मैं एंसेस्टर को फिर से ग्रेड करती हूँ। और ये रिपोर्ट को रीड करने के बाद एंसेस्टर मन में कैरी होती है। देख के ऐसा लग रही है कि पास्ट पे तियानवे सेट के लिए जिनार को लीडर के तौर पे चूज करना मेरी सही डिसीजन थी। वो सिर्फ 100 साल के अंदर ही उसका कल्टीवेशन नेट से 100 रियल्म पे पहुंच गई। अब तो उसकी कल्टीवेशन थर्ड लेवल 53 रियल्म पे है। सच में उसकी फीचर लिमिटलेस है। अगर मैं एक दिन ट्रू इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे चली भी जाती हूँ तो जिनार बिना प्रॉब्लम के तियानवे सेट को हैंडल कर सकती है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो पीछे मुड़ते खुद ही उसे कैरी होती है। ओ हाँ, फेनर ने भी रिपोर्ट सबमिट किया है ना, तो चलो वो भी देख लेती हूँ। गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, एंसेस्टर लिन फेन को ही फेनर कैरी है। वैसे गाइस चाइना पे अगर कोई किसी को नाम के बाद ईयर करके बुलाता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने सामने वाले बंदे को प्यार से बुला रहा है। गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल के माय फ्यूचर वाइफ इज मास्टर की सीरीज को देखा होगा तो देख लेना कि लिंजाओ के जो मास्टर है वो लिंजाओ को जाउनर करके बुलाती है, तो इसका मतलब यही है कि वो उसे प्यार से बुला रही है। तो चलो अब हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो लिनफेन की रिपोर्ट को चेक करने लगती है। वहीं पे रिपोर्ट पे लिनफेन ने लिखा होता है, मैं वेनरेबल एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। रिसेंटली लक के कारण मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है और मैंने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू किया है और अभी मेरा कल्टीवेशन नेसेस सोडियम पे एकदम पीक पर है। लिनफेन की रिपोर्ट को देखने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो स्माइल करती हुई कैरी होती है। एक होली चाइल्ड से जैसे उम्मीद था जो हेवन से आया है। उसका टैलेंट तो जेनर से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। पास्ट पे मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फास्ट थी, पर अब देख के लग रही है कि वो अब मुझे भी सरपास कर दिया है। वैसे फेनर पूरे तियानवे सेट के अंदर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जूनियर डिसाइपल है और वो जरूर फ्यूचर में ट्रू इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे जाएगा। तो देख के लग रहा है कि मुझे आगे उसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लिनफेन के वो सब कुछ रिपोर्ट को रीड करने के बाद रखने जाती है, पर अचानक से उसे लिनफेन के और एक रिपोर्ट को नोटिस होती है और उस रिपोर्ट की तरह देखते हुए एंसेस्टर खुद ही खुद से कैरी होती है। अरे रुक जा, फेनर ने क्या 2 रिपोर्ट सबमिट किया है? वो दूसरा वाला क्या है? वो थोड़ा मुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लिनफेन के दूसरे रिपोर्ट को ओपन करते हुए कैरी होती है। क्या ये मेरे लिए उसका थैंक यू लेटर है? मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया थी कि फेनर लोगों को तारीफ करने में इतना अच्छा है। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लिनफेन के लेटर को रीड करने लगती है। मैं बचपन से मेरे दिल के गहराई से मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। और लिनफेन के लेटर की सिर्फ 2 लाइन को रीड करने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो फिर से लिनफेन के लेटर को रीड कर रही होती है। मैं आपके साथ एक ही बेड और एक ही पिलो को शेयर करना चाहता हूँ और एक साथ मिलके लंबे रात को एंजॉय करना चाहता हूँ और एक ही पुल पे हम एक साथ नहाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सिंसियरिटी के साथ एक हो जाएंगे। तभी हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो लिनफेन के लेटर को रीड करते करते पूरी एम्ब्रेस हो जाती है और एम्ब्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। और तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ओ हाँ, मुझे अभी भी याद है मेरे सेकंड सिनेमा इस तरह के सेम लेटर मेरे रूम पे गलती से छोड़ के गया था और वो जिस लड़की को सीक्रेटली एडमायर करता था उस लड़की को लेके एक लव लेटर था और वो लेटर मुझे बाद में मिलने के बाद वो लेटर मैंने सेकंड सिनेमा को लौटा दिया था। और ये सब कुछ बातों को सोचते सोचते हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, तो फेनर ने मुझे जो लेटर भेजा है तो क्या ये मेरे लिए फेनर का लव लेटर है? फिर उसके बाद ही अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए कह रही होती है, मैंने ये सपने में भी कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि फेनर मुझे लेके इस तरह के फीलिंग्स रखता है। फेनर हमारे पूरे तियानवे सेट का आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है, पर वो इस प्यार के माया जाल में कैसे कर सकता है? नहीं, ये सब कुछ बिगड़ने से पहले मुझे ये सब कुछ सही करने की जरूरत है ताकि फेनर गलत रास्ता ना चुने। फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो जल्दबाजी में किसी को बुलाते हुए कह रही होती है, जिले से कोई अंदर आओ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिनफेन के घर को देखते हैं और वही घर के अंदर हमें लिनफेन को दिखाता है, वो उबासी लेते हुए नींद से उठता है, पर अचानक से उसका नजर दरवाजा की तरफ जाता है और दरवाजे को खुला देखने के बाद कह रहा होता है, क्या दरवाजा खुला हुआ है? क्या कोई अंदर आया था? फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, वो बिस्तर से उठ के टेबल की तरफ जाता है जहाँ पे उसका रिपोर्ट वगैरह सब कुछ रखा हुआ होता है, पर उस जगह पे कुछ भी नहीं रहता है। ये देखने के बाद वो शौक होते करता है, नानी ये सब कुछ कहाँ पे गया? क्या सिनियर चेन ने ऑलरेडी मेरे कल्टीवेशन रिपोर्ट को लेकर चला गया है? लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि साइड पे सिस्टम रेडी आ जाती है। फिर वो लिनफेन को कह रही होती है, जब तुम घोड़े बेच के सो रहे थे तब उस समय तुम्हारे सीनियर चेन आया था और तुम्हारे जितने सारे कल्टीवेशन रिपोर्ट था वो सब कुछ लेके चला गया। और हाँ होस्ट, मैं आपको पहले कह
कह देना चाहती हूँ, कल रात आपने जो लेटर को फेंक दिया था वो लेटर भी आपके सीनियर द चैनल लेके चला गया है और शायद हो सकता है कि वो लेटर आपके एंसेस्टर को भी सबमिट कर दिया है। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद में लेन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या। उसके बाद वो अचानक से सिस्टम लेडी को दबोच लिया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या मैं उस लेटर को कल फेंक नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात, कल तुमने जो रोमांटिक लेटर लिखे थे उस पर तुमने जानबूझकर सिनेमा चैन का नाम मेंशन नहीं किया था, है ना, ताकि वो लेटर को तुम बाद में एंसेस्टर को दे सको। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो स्माइल करते कह रही होती है, हाँ जरूर मैंने ये जानबूझ के किया है और मैंने ये इसलिए किया है ताकि तुम्हारा जो टास्क है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, नहीं तो मजा कैसे आएगा, है ना। और सिस्टम लेडी की ये सब बातों को सुनने के बाद में लेन फैन को दिखाता है, उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी वो खुद को शांत करता है। उसके बाद वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस लेटर के कहीं पे भी सिनेमा चैन का नाम नहीं है, तो अगर कोई भी उस लेटर को देखता है तो ये नहीं सोचेगा कि मैं कोई गेय हूँ जो मैं सीनियर वदा चैन के ऊपर कोई रोमांटिक फीलिंग रखता हूँ। लेन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी मन में कह रही होती है, क्या मैं होस्ट को बता दूं कि मैं उस लेटर को लेकर कुछ और ही किया है। उस लेटर को लिखने का मेरी पर्पस उसके सीनियर वदा चैन नहीं बल्कि उसके मास्टर है। चलो छोड़ो, मैं ये होस्ट को नहीं बताऊंगी। होस्ट के पर्सनालिटी के हिसाब से अगर उसे पता चलता है कि वो लेटर उसके मास्टर के पास चला गया है तो वो सब कुछ पैक करने के बाद इस जगह से निकल जाएगा। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लेन फैन के रूम के बाहर कोई आ जाता है और लेन फैन को कह रहा होता है, होली सॉन लेन फैन, वेनरेबल एंसेस्टर आपको बुलाया है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने का सिस्टम लेडी मन में कह रही होती है, होस्ट प्लीज मुझे माफ कर देना, आपको इस तरह की डिफिकल्टी हेड ऑन फेस करना चाहिए, तो होस्ट प्लीज अब आगे बढ़िए। सीन सीट पे जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तियानजू पीक को देखते हैं जिस जगह पे एंसेस्टर रहती है। तभी हम उस जगह पे कुछ गार्ड को देखते हैं जो लिन फैन को पकड़ने के बाद आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी हमें लिन फैन को दिखाता है, उसके आसपास दो बॉडीगार्ड को देखने के बाद वो बहुत ही तक कंफ्यूजन में रहता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अगर वेनरेबल एंसेस्टर मुझे समन करना चाहती है तो सिंपल नोटिफिकेशन ही काफी है, पर ये दो शैडो गार्ड मुझे इस तरह के पकड़ के लिए जा रहा है जैसे कि मैं कोई अपराधी हूँ। अरे कोई इन दोनों को समझाओ, मैं तियानमेन सेट का प्रिंस हूँ, कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। फिर उसके बाद हम लेन फैन को देखते हैं, वो बहुत ही मुश्किल के साथ एक साइड गार्ड को कह रहा होता है, सिनेमा क्या मैं जान सकता हूँ कि वेनरेबल एंसेस्टर ने मुझे क्यों समन किया है। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद एक शैडो गार्ड को दिखाता है, वो एक डरावना फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हम शैडो गार्ड बिना रीजन के सिर्फ एंसेस्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो हलीसॉन प्लीज चुपचाप सिर्फ हमें फॉलो कीजिए। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद में लेन फैन को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो अपने पसीने को पोंछते हुए मन में कह रहा होता है, हाँ मानना पड़ेगा तियानमेन सेट के अंदर ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा मिस्ट्रियस है, उसके हर एक साथ मुझे चिली महसूस हो रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम दो शैडो गार्ड को देखते हैं, वो लेन फैन को एंसेस्टर के दरवाजे के सामने लेके आ गया होता है। भाई हम एक शैडो गार्ड को देखते हैं, वो एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मैं वेनरेबल एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ, आपके ऑर्डर के मुताबिक हम होलीसॉन लेन फैन को यहाँ पे लेके आ गए हैं। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि सामने जो बड़ा सा दरवाजा रहता है वो ओपन होता है और अंदर से एंसेस्टर वो दोनों शैडो गार्ड को कह रही होती है, लेन फैन को अंदर आने दो और तुम सभी अभी जा सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें दो शैडो गार्ड को दिखाता है, वो एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हम समझ गए। उसके बाद वो दोनों शैडो गार्ड वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हम लेन फैन को देखते हैं, वो अंदर जाने लगता है, जाते ही मन में कह रहा होता है, वेनरेबल एंसेस्टर लंबे समय से सर्कुलेशन पे है। वैसे हम दोनों के बीच में तो मास्टर और डिसिपल का रिलेशनशिप है, पर फिर भी मेरे कल्टीवेशन पे मेरे मास्टर के अलावा सेक लीडर मुझे ज्यादा गाइड किया है। अगर अब मैं ये सोचूं तो मैंने मास्टर को लास्ट टाइम 2 साल पहले देखा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लेन फैन को देखते, वो पैदल चलते चलते एक चोटी के सामने आ गया होता है और वही चोटी के ऊपर हमें एंसेस्टर को दिखाते वो कल्टीवेट कर रही होती है। फिर उसके बाद हम लेन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, डिसाइपल लेन फैन मास्टर को ग्रीट करता है। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो धीरे धीरे अपना आंख खोलती है। उसके बाद वो लेन फैन को कह रही होती है, तुम्हें इतना तो पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, फेनर मेरे सामने आओ। उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल पावर के वहां से लेन फैन को अपने तरफ खींच लिया होता है, जिसके कारण हमें लेन फैन को दिखाता है, वो सीधा एंसेस्टर के सामने आकर रुकता है। भाई हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लेन फैन को कह रही होती है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो लेन फैन की तरह देखते हैं, मन में कह रही होती है, मैंने उससे 2 साल नहीं मिली है, लेन फैन बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो गया है। पर अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, उसे कुछ रियलाइज होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैं ये क्या सोच रही हूँ। पर तभी अचानक से लेन फैन को दिखा होता है, वो एंसेस्टर के पूरी फेस को रेड देने के बाद एंसेस्टर के ऊपर चिंता करते कह रहा होता है, मास्टर क्या सही है, आपकी पूरी फेस रेड हो गई है, क्या आपको बुखार है? मास्टर अगर कुछ सही फीलिंग्स नहीं हो रही है तो आज का ये मीटिंग हम दूसरे दिन कर लेंगे, आज आप रेस्ट कर लीजिए। लेन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो फाइनली अपने होश पे आती है। उसके बाद वो खसते हुए कह रही होती है, मेरी कल्टीवेशन ऐसे स्टेट पे पहुंच गई है जो कोई भी इलनेस मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है। और ये बातों को सुनने के बाद लेन फैन हंसते कह रहा होता है, ओ हाँ ये भी सही है। पर हम एंसेस्टर को देखते, वो मन में कह रही होती है, तुम बच्चे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी सामने हम लेन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को कह रहा होता है, वेल मास्टर वो क्या क्वेश्चन है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहती है? और वैसे भी हम मास्टर
मास्टर और डिसाइपल है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप बिना हिचक के मुझसे पूछ सकती है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ओह तो तुम अभी भी एक्ट करना चाहते हो, मैंने ये पहले क्यों नोटिस नहीं किया कि ये बच्चा इतना अच्छे तरीके से एक्ट कर लेता है। उसके बाद वो लिन फैन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिन फैन तुम्हें पता है। पर अचानक से एंसेस्टर रुक जाती है। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, क्या मेरी टोन बहुत ज्यादा हैरास है? मैं उसके साथ इतनी हैरासली बात नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं करती हूँ तो ये बैकफायर हो सकती है और ये लिन फैन के माइंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। और वैसे भी लिन फैन यंग और इनएक्सपीरियंस है और उसकी उम्र में इस तरह के मिस्टेक करना कॉमन है, और मैं उसके मास्टर होने के नाते लिन फैन के ट्रू फीलिंग्स को समझना ये इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी लिन फैन अभी बहुत ज्यादा लापरवाही और जल्दबाजी के साथ एक्ट कर रहा है। पर अचानक से सामने में लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को कह रहा होता है, क्या जानता हूँ? मैं क्या जानता हूँ? मास्टर आप क्लियरली बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कांपते आज में कह रही होती है, वेल तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें जो कहना चाहती हूँ, वेल आज असल में आज मेरी 3000 ईयर बर्थडे है। फिर उसके बाद ये एंसेस्टर मन में कह रही होती है, हे भगवान मैं ये क्या कह रही हूँ। पर अचानक से हमें लिन फैन को दिखा होता है, वो अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है कि क्या ये सच है? फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को गौर से ऑब्जर्व करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी इमेजिन नहीं कर पाया था कि मेरे मास्टर की उम्र 3000 साल हो गई है। हे भगवान, मास्टर को देख के लगती कि वो 20 साल की कोई यंग लड़की है। उसकी लेग, उसकी सेक्सी फिगर, या तक कि उसकी फेस कहीं से भी 3000 ईयर नहीं लगती है। उसे देख के लगती है कि वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गॉडेस है। तभी अचानक से लिन फैन के सामने रहे उसके मास्टर को दिखाती है। वो लिन फैन को इतना ज्यादा शॉक देने के बाद एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए लिन फैन को कह रही होती है, अब जब तुम्हारे मास्टर की उम्र के बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो मन में कह रही होती है, मुझे उसके लिए एक रीजन बनाना है, फिर धीरे धीरे मेरे ऊपर उसका जो सोच है वो गिव अप कर देगा और ये सब कुछ खत्म करने के लिए यही एक ही ऑप्शन है। पर तभी अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं ये कैसे हो सकता है? मास्टर की यूथफुल अपीयरेंस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और सबसे बड़ी बात, मास्टर की एज को जानने के बाद मैं मास्टर को और भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। और लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हम उसके मास्टर को दिखाती है, वो तो पत्थर बन गई होती है, टूट गई होती है, क्योंकि उसने जो प्लान किया था वो सब कुछ फेल हो गया है। वो अपने कांपते में कह रही होती है, नानी। उसके बाद वो मन में कह रही होती है, क्या अब तुम मुझे और भी ज्यादा एडमायर करने लगे हो? और वही दूसरी तरफ हमें लिन फैन को दिखा होता है, उसका तो आंखें चमक रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मास्टर मुझे पर्सनली इस जगह पे इसलिए बुलाई है ताकि यूथ को मेंटेन करने का जो आर्ट है वो मुझे सिखाने वाली है। सच में मैं सोच रहा था कि मुझे इतना मिस्टीरियस तरीके से इस जगह से क्यों लेके आया है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। गाइज मैं आप सबके क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, लिन फैन को अभी तक नहीं पता है कि कल सिस्टम ने उसे जो लेटर लिख के दिया था वो उसके मास्टर को रिसीव हो गई है और वो उस लेटर को रीड भी कर लिया है। लिन फैन को सिर्फ ये पता है कि वो जो लेटर है वो उसके सीनियर ब्रदर चेन के पास है। तो चलो अब हम कहानी पाते हैं। हमें लिन फैन के मास्टर को दिखाती है, वो लिन फैन की ये सब बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हैं, काफी तेज में कह रही होती है, तुमने अभी क्या कहा? तो तुम तुम्हारे मास्टर के एज को लेकर माइंड नहीं करते हो? हमें लिन फैन को दिखाता है, उसका तो आंखें चमक रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, जरूर मैं जरूर माइंड नहीं करता है। ये बातें को सुनने के बाद उसके मास्टर को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वैसे मेरी अपीयरेंस तो यंग है पर सच तो यह है कि मेरी उम्र ऑलरेडी 3000 ईयर हो गई है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो एक सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा होता है, मास्टर को मैं डिसलाइक कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी मास्टर के ऊपर मेरा जो एडमायरेशन है वो इतने आसानी से गायब कैसे हो सकता है? और मास्टर अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप ओपनली मुझे कह दीजिए, इससे मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। फिर उसके बाद लिन फैन मन में कह रहा होता है, क्या मास्टर को डर है कि मैं उसे ये कह दूंगा कि उसके एज के हिसाब से वो यंग एक्ट कर रही है? फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो एक लालची हंसे हंसते मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे मास्टर ओफेंड हो जाए, नहीं तो वो मुझे यूथ मेंटेनिंग आर्ट को नहीं सिखाएगी। तो सिर्फ उस यूथ मेंटेनिंग टेक्निक के लिए मैं मास्टर को बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हूँ। पर तभी अचानक से सनवाड़े में लिन फैन के मास्टर को दिखाती है, वो अपने दांत पीसते लिन फैन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे इंटेंशन को समझ गई। ये बातों को सुनने के बाद लिन फैन कह रहा होता है, मास्टर आपके ऊपर मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद लिन फैन मन में कह रहा होता है, कम ऑन मास्टर मुझे वो यूथ मेंटेनिंग आर्ट को सिखाइए। पर अचानक से हम लिन फैन के मास्टर को देखते हैं, वो अपने पास एक तलवार निकाल लिया होता है और वो तलवार सीधा लिन फैन के गर्दन पे रख दिया होता है और सामने के नजर को देखने के बाद लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, देख के लग रहा होता है कि पैर में कभी भी मुद्द देगा। फिर वो मन में कह रहा होता है, नानी ये कहानी कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है? पर तभी अचानक से लिन फैन को दिखाता है, उसका नजर उसके मास्टर के साइड पे जमीन पे पड़े हुए एक लेटर की तरफ जाता है और उस लेटर की तरफ वो एक नजर देखने से वो समझ जाता है कि वो लेटर किसका है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, ये लेटर तो कल का लेटर है। लिन
लिनफेन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपना दांत पीसते मन में कह रहा होता है, डैम इट, सब कुछ खत्म, चलो दूसरे रिकॉर्डेशन के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद अचानक से हम लिनफेन के मास्टर को देखते हैं, वो लिनफेन को साइन पे फेंक दिया होता है। उसके बाद वो लिनफेन की छाती के ऊपर पैर रखते हुए और गर्दन पे तलवार रखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिनफेन तुम तियानमेन सेट के डिसाइपल होने के नाते तियानमेन सेट का रूल को तोड़ दिया है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है तुम जरूर जानते हो। और वही दूसरी तरफ जहन पे पड़ रहे में लिनफेन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि कल रात सिस्टम ने मेरे लिए जो लेटर लिखा था वो आज सुबह सिनेमा चैन लेने के बाद वो खुद के पास नहीं रखा बल्कि सीधा मास्टर को दे दिया। अब मास्टर सोच रही है कि मैंने मास्टर के लिए लव लेटर लिखा है, खत्म, टाटा बाय बाय। सिस्टम ये तुमने क्या कर दिया, आज मैं मौत का सामना जरूर करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 1000 साल पहले तियानजू पीक को दिखाता है और वहीं पे हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अकेली एक जगह पे खड़ी रहती है और वो आसमान की तरफ देखती है, खुद ही खुद से कह रही होती है, एल्डेस ने मतलब इमोर्टल पे ब्रेक थ्रू करने के बाद पूरे तियानमो सेट को मेरे हाथ पे छोड़ दिया और फेरी वर्ल्ड पे चला गया और अभी तो मेरी कल्टीवेशन सिर्फ हाफ इमोर्टल पे है। मैं ये भी नहीं जानती मेरी पूरी जिंदगी में मैं इमोर्टल पे पहुंच पाऊंगी या नहीं। हाय भगवान जाने कब मैं मेरे कल्टीवेशन पे इमोर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। असल में वो क्या है, किस चीज का मेरे पास कमी है जिस कारण मैं इमोर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ही गुस्से में रहती है। वो लिनफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तियानमेन सेट रूल 36, अगर कोई तियानमेन सेट के रूल को तोड़ता है तो उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद तियानमेन सेट से बाहर करवा दिया जाएगा। पर लिनफेन तुम मेरे डिसाइपल होने के नाते और होली सन होने के नाते मैं तुम्हें और एक चांस दे रही हूँ। अगर अभी तुम मानते हो कि तुम गलत हो तो तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर फिर भी छोटे से पनिशमेंट के तौर पर मुझे लेके तुम्हारे पास जितना सारा फीलिंग्स है वो सब कुछ याद है मैं तुम्हारे पास से गायब कर दूंगी। और एंसेस्टर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, क्या मेमोरी इरेज करना है, और अगर मेमोरी इरेज करना है तो उससे पहले वो मेरी मेमोरी को चेक करेगी और मास्टर के कल्टीवेशन के हिसाब से ये पॉसिबल है। और अगर मास्टर सच में मेरे मेमोरी को चेक करती है तो मेरा जो सीक्रेट है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, ये जो सीक्रेट है वो तो एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रिस्क लेना ही है। उसके बाद ही अचानक से हम लिनफेन को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपने क्या कहा, आपको लेके मेरे पास जो फीलिंग्स है उसे आप इरेज कर देना चाहती हैं। उसके बाद ही अचानक से हम लिनफेन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या आप सच में ये सोचती है कि मैं लिनफेन उस तरह के इंसान हूं जो बहुत आसानी के साथ पीछे हट जाऊंगा। आपके ऊपर मेरा जो फीलिंग्स और एडमायरेशन है वो इतने आसानी से मिटने नहीं वाला है, और अगर आप मेरे फीलिंग्स को इरेज कर देना चाहती है तो मुझे जीने से बेहतर होगा कि आप मुझे यहीं पे मार दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होती है लिनफेन को कह रही होती है, तो तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है, वो जमीन से उठते कह रहा होता है, मास्टर मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो कुछ भी शब्द कह रहा हूँ ये सब कुछ मेरे दिल के गहराई से आ रहा है। वैसे मास्टर क्या आपने कभी सोच के देखी है कि आप इतने लंबे सालों से सिकुलेशन पे हैं पर फिर भी आप अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद अचानक से हम लिनफेन को देखते हैं, वो अपने मास्टर को पकड़ने के बाद दीवार पे सटा दिया होता है। उसके बाद वो अपने मास्टर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या आपको सच में समझ में नहीं आ रही है क्या कोई कल्टीवेशन पे इंप्रूव ना होने का कारण क्या है। तभी हमें दूसरी तरफ लिनफेन के मास्टर को दिखाती है, वो लिनफेन को इतना तक करीब देने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने दांत पीसते कह रही होती है, रीजन क्या रीजन, तुम सिर्फ एक नेसेट सोडिलम का कल्टीवेटर हो, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बकवास बातें करना बंद करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है, वो और भी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आपके पास प्यार का कमी है। आप नहीं समझती है कि सच्चा प्यार क्या है। आपको पता होना चाहिए प्यार एक ताकत है, प्यार नहीं जानता कि लिमिट क्या होता है। और लिनफेन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करती है, अपने कांपते हुए कह रही होती है, प्यार कोई लिमिट नहीं जानती है। पर तभी अचानक से वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। उसके बाद वो लिनफेन को कह रही होती है, पर चाहे जो भी हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो फिर भी मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों के बीच में स्टेटस का बहुत ही बड़ा अंतर है। और तुम ही बताओ क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। पेनर मुझे माफ कर देना, ये पॉसिबल नहीं है। पर अचानक से हम लिनफेन को देखते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि मैं आपके उड़ते नहीं हूँ, पर आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये सब कुछ मेरे दिल की बात है। क्या आपको पता है एक पुरानी कहावत है, प्यार नफरत को दूर करता है। अगर आप किसी को प्यार करती है तो जितना समय गुजरता जाएगा उसके लिए आपका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। तो इसीलिए आज आपके सामने मेरे दिल की जितने सारे बात है वो सब कुछ मैं आपको कहने वाला हूँ, ताकि शायद 1000 साल बाद मैं रिग्रेट ना करूँ कि आज मैंने ये शब्द क्यों नहीं कहा था। और लिनफेन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें उसके मास्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। उसके साथ ही साथ वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कांपते आज में लिनफेन को कह रही होती है, वो क्या शब्द है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। लिनफेन कह रहा होता है, एक बार मेरे सामने एक ईमानदार भावना थी लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं किया था। मुझे उसकी पछतावा केवल तभी हुआ जब मैंने उसे खो दिया। अगर भगवान मुझे और एक बार मौका दिया तो मैं उस लड़की से कहूंगा, मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ, और अगर इस प्यार पर कोई समय सीमा है तो मैं भगवान से आशा करता हूँ कि मुझे इस प्यार को एहसास करने के लिए 1000 साल का समय मिले। फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, वो अपने एक्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए और एक्टिंग को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए रोने लगता है। यार रोने के एक्टिंग कितना खतरनाक है यार, कोई समझ ही नहीं सकता कि वो एक्टिंग कर रहा है।
पर तभी अचानक से हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है। वो लिनफेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो गौर से लिनफेन की तरफ देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू रहती है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर देती है और वही ब्रेक थ्रू के कारण हमें दिखा आता है कि एक गोल्डन लाइट आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। एंसेस्टर अभी जिस जगह पे रह रही है उस जगह से दूर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है। वो सभी सामने के नजारा को देख रहा होता है। एंसेस्टर ब्रेक थ्रू कर रही है, ये सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी अचानक से हम तियानवे सेट के लीडर को देखते हैं। वो उस गोल्डन लाइट को देखने के बाद शॉक होती है, कह रही होती है ये तो इमोर्टल क्यों हुआ है। तभी साइड पे हमें वही बुड्ढी को दिखाती है जो पहले वाले इन्फेंट को एडॉप्ट किया था और डिसेबल की तरफ एक्सेप्ट किया था। वो कह रही होती है अरे ये तो इमोर्टल क्यों है, तियानजो फिर से आ रही है। हे भगवान, क्या एंसेस्टर ने फाइनली इमोर्टल रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें तियानजो फिक के अंदर रहे एंसेस्टर को दिखाती है। वो अपने सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू को देखने के बाद उसके आंखों में आंसू रहती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है तो इसका मतलब यह है कि मैं मेरे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास प्यार की कमी थी। और अगर ऐसी बात है तो मैंने पास्ट पे जितने सारे पाथ चूज किया था वो सब कुछ गलत है। मेरे ऊपर फेनर के सिंसियर फीलिंग्स की बिना शायद कभी भी मैं मेरी पूरी जिंदगी में इमोर्टल रियलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। तभी हमें दूसरी तरफ लिनफेन को दिखाता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद अपने मास्टर के कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू को देखने के बाद वो टोटली कंफ्यूजन में रहता है। मन में कह रहा होता है कि अबे भाई क्या हुआ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ पे चल क्या रहा है। हे कम ऑन बिग सिस्टर, तुम पहले कुछ कहो, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक महसूस हो रहा है। पर तभी अचानक से लिनफेन के सामने में उसके मास्टर को दिखाती है। वो धीरे धीरे लिनफेन की तरफ आगे बढ़ रही होती है और सामने के नजर को देखने के बाद में लिनफेन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। मन में कह रहा होता है मास्टर मेरी तरफ आगे क्यों बढ़ रही है, सब कुछ खत्म, देख कैसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास्ट लाइफ पे टीवी पे ड्रामा शो पे मैंने जितने सारे फ्लर्टिंग ट्रिक लर्न किया था, देख कैसा लग रहा है कि वो सब कुछ कचरा है, कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद हम लिनफेन के मास्टर को देखते हैं। वो अपने हाथ को लिनफेन के फेस की तरफ ले जा रही होती है और ये देखने का लिनफेन तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, अपना आंख बंद कर लिया होता है। फिर वो मन कह रहा होता है खत्म, सब कुछ खत्म, मेरे अनदर वर्ल्ड के लाइफ स्टोरी यही पे खत्म होता है, बाय बाय टाटा। पर हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है। वो लिनफेन के गालों पे प्यार से हाथ रखती है, लिनफेन के बहुत ही ज्यादा करीब चली जाती है। उसके बाद वो लिनफेन के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगती है और अपने मास्टर की ये एक्शन को देखने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ब्लासिंग करने लगता है। ब्लासिंग करते कह रहा होता है मास्टर आप। पर अचानक से उसको मास्टर को दिखाती है। वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस रहती है, अपने फेस को ढकते हुए लिनफेन को कह रही होती है तुम बुद्धू कहेगे, क्या तुम मुझे अभी भी मास्टर करके बुलाओगे। और ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है। वो तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है क्या ये सब कुछ हो रहा है, क्या मैं सच में मास्टर के साथ फ्लर्टिंग करने में सक्सेसफुल हो चुका हूँ। और तभी अचानक हम लिनफेन के मास्टर को देखते हैं। वो एम्बेरस के कारण अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, अपने होठों पे हाथ रखते हुए लिनफेन को धीमे शब्द में कह रही होती है हम दोनों रिलेशनशिप पे आ सकते हैं, पर तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन अभी काफी नहीं है। वैसे ये दुनिया हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर क्या ओपिनियन रखता है मैं ये परवाह नहीं करती, पर मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी इमोर्टल रियलम पे पहुंच गई है, तो शायद हो सकता है कि 10 सालों के अंदर हेवन मुझे फोर्सफुली फेरी वर्ल्ड पे लेके चला जाए। तो इसलिए अगर तुम इमोर्टल नहीं बनते हो तो तुम मुझसे शादी कैसे करोगी। और अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रही हूँ, क्योंकि 1000 सालों के बाद मैं कोई भी रिग्रेट पे नहीं जीना चाहती। और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है। वो पीछे से अपने मास्टर को प्यार से हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है जरूर मास्टर, नहीं यान, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए औरती बनूंगा। फिर उसके बाद लिनफेन मन में कह रहा होता है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था, एंसेस्टर जो 3000 साल जी चुकी है उसे धोखा देना इतना आसान है। तभी हमें लिनफेन के मास्टर को दिखाती है। वो लिनफेन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए लिनफेन की तरफ देख रही होती है और वही दूसरी तरफ हमें लिनफेन को दिखाता है। वो अपने न्यू गर्लफ्रेंड को स्माइल करते हुए देखने के बाद मन में कह रहा होता है पर चाहे जो भी हो यान बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि अचानक से मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। क्या ये मेरा इमेजिनेशन है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें तियानवे सेट को दिखाता है और वही सेट के अंदर हम एक स्टेज को देखते हैं और वही स्टेज के सामने तियानवे सेट के जितने सारे डिसेबल थे वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है और वही सभी डिसेबल के बीच में हम एक लॉली को देखते हैं। वो साइड पे रहने वाला चीकू कह रही होती है सेट लीडर ने अचानक से थर्ड जनरेशन के सभी डिसेबल को क्यों बुलाई है, क्या सेट पे कोई मेजर इवेंट होने वाली है। और उस लॉली की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक बंदा कह रहा होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर जब मुझे यहाँ पे आने के लिए मैसेज भेजा गया तब मैं यूनियंग रियलम के एक डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था और मैं ऑलमोस्ट उस डिमोनिक बीस्ट को हरा दिया था। पर अगर सेलिना मुझे यहाँ पे आने के लिए मैसेज नहीं भेजती तो मैं यूनियंग रियलम के डिमोनिक बीस्ट को बस में कर लेता। तभी उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे हमें एक रेड हेयर वाली लड़की को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सब कुछ झूठ कहना बंद करो, तुम इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि यूनियंग रियलम के डिमोनिक बीस्ट को बस में कर लोगे। और वैसे भी मैंने 2 दिन पहले खुद की आंखों से देखी थी कि तुमने स्वार्ड सेट के जूनियर सिस्टर की अपॉर्चुनिटी को छीनने का कोशिश कर रहे थे। फिर स्वार्ड सेट के लोग तुम्हें पकड़ने के बाद पीटना शुरू कर दिया था, और अगर उस जगह पे मैं नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं बचते। और रेड हेयर वाली लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है। उसका तो सब कुछ पोल खुल जाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। उसके बाद वो रेड हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है सिस्टर जाओ, तुम मुझे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। स्टेज के ऊपर है, 93 सेट के सेट लीडर को दिखाती है। वो सभी डिसेबल की बातों को सुन रही होती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है
वेल देख के ऐसा लग रही है कि थर्ड जनरेशन के सभी डिसेबल के पास यूनिक टैलेंट है। फिर उसके बाद हम सेलेटर को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, तियानमेन सेट के सभी डिसेबल, तुम सभी ने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बाहर गए थे, तुम सभी ने कड़ी मेहनत किया है, पर तुम सभी को अचानक से वापस लौटने के लिए इसलिए बुलाया गया है क्योंकि कुछ अच्छे न्यूज है जो मैं तुम सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सेलेटर की ये बातों को सुनने का सभी डिसेबल के बीच में रहे हमें वही रेड हेलमेट लड़की को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटेड होती है, कह रहे थे कि क्या ग्रेट न्यूज, क्या न्यूज है वो। तभी सेट पर हमें सीनियर बता चू को दिखाता है, वो सेलेटर की बातों को सुनने का उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि अच्छी न्यूज, क्या ये हो सकता है कि एंसेस्टर को जूनियर बता लिन के लेटर मिलने के बाद वो दोनों लवर बन गए। हे भगवान, मैं क्या सोच रहा हूँ, पर अगर ये सच हो जाता है तो जूनियर बता सच में बहुत ज्यादा औसम है। पर तभी सामने स्टेज के ऊपर रेमे सेलेटर को दिखाती है, वो फिर से सभी डिसेबल के सामने अनाउंस करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम सभी की में इस न्यूज को और सस्पेंस नहीं बनाऊंगी। न्यूज ये है कि हमारे एंसेस्टर बहुत ही लंबे सालों से सिकुलेशन पे है, पर आज उसने फाइनली इमॉर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है और बहुत जल्द फेरी वर्ल्ड पे जाने वाली है। और हाँ, हमारे एंसेस्टर ऑलरेडी मुझे कुछ शब्द भेज दिया है, एंसेस्टर आज सिकुलेशन से बाहर आने वाली है। और एंसेस्टर ने ये भी कही है कि आपसे वो पर्सनली थर्ड जनरेशन के जितने सारे डिसेबल है उस सभी के कल्टीवेशन को गाइड करेगी। तो इसीलिए आज मैं तुम सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि तुम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से एंसेस्टर को वेलकम कर सको। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी एंसेस्टर के ऊपर अपने अच्छे इंप्रेशन रखोगे। और सेलेटर की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और वहीं पे हम रेड हेयर वाली लड़की को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड में रहती है, एक्साइटेड होती है, कह रही होती है, क्या हमारी सेट के एंसेस्टर फाइनली सिकुलेशन से बाहर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पावरफुल एंसेस्टर हमें खुद कल्टीवेशन पे गाइड करेगी। तभी सेट पर हम वही लवली को देखते हैं, वो कह रही होती है, क्या एंसेस्टर? वैसे मैंने सुनी है कि सेलिडर और ब्रदर लिनफेन को छोड़कर किसी को नहीं पता कि एंसेस्टर मेल है या फिर फीमेल है। पर तभी अचानक से स्टेज के ऊपर हम एक एल्डर को देखते हैं, वो सभी डिसेबल को कह रही होती है, अच्छा ठीक है बच्चे, तुम सभी तैयार हो जाओ, एंसेस्टर आ रही है। उसके बाद हमें दिखा था कि आसमान पे बहुत सारे रंगों का बिजली का रख रहा होता है और वही सभी बिजलियां तियानमेन सेट के स्टेज के ऊपर आकर गिरता है। फिर हमें दिखा था कि स्टेज के ऊपर एंसेस्टर और लिनफेन आ गया होता है। तभी उन दोनों के साइड पर हमें सेलिडर को दिखाती है, वो एंसेस्टर के पास बहुत सारे रंगों की बिजली को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है, खुश होती है, कह रही होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी को रेनबो पे ट्रांसफॉर्म करना ये एबिलिटी सिर्फ इमॉर्टल इंपीरियल के कल्टीवेटर के पास ही है। सच में एंसेस्टर की कल्टीवेशन के लेवल बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी स्टेज के नीचे हमें वही लॉली को दिखाती है, वो एंसेस्टर को देखने के बाद उसकी आंखें चमक जाती है, वो खुश होते कह रहे थे कि वाओ एंसेस्टर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है और ब्रदर लिनफेन भी कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, स्टेज के ऊपर है, तियानमेन सेट के सेलेटर को दिखाती है, वो एंसेस्टर के सामने घुटने टेक देती है। उसके बाद वो एंसेस्टर को गेट करते हुए कह रही होती है, आपके डिसाइपल ली कीजिन एंसेस्टर को सिकुलेशन से बाहर आने के लिए रेस्पेक्टफुली वेलकम करती है। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे तियानमेन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी एंसेस्टर के सामने घुटने टेक दिया होता है। उसके बाद वो सब एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सिकुलेशन से बाहर आने के लिए हम एंसेस्टर को रेस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। और तभी अचानक से स्टेज के ऊपर एंसेस्टर के साइड पे हमें लिनफेन को दिखाता है, वो एंसेस्टर के सामने घुटने नहीं टेकता है। और ये देखने के बाद हमें एक एल्डर को दिखाती है, वो लिनफेन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो लिनफेन को चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिनफेन तुम इतना डिसरेस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हो, हम सभी एंसेस्टर को रेस्पेक्टफुली वेलकम कर रहे हैं और अभी भी तुम खड़े हुए हो। और उस एल्डर की ये बातों को सुनने का लिनफेन कह रहा होता है, वेल असल में बात यह है कि पर अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, लिनफेन के अधिवाद को करते हुए सभी एल्डर को कह रही होती है, मैंने तुम सभी को सिर्फ ये कहे थे कि थर्ड जनरेशन जितने सारे डिसेबल है उस सभी को इकट्ठा करने के लिए, और मैंने तुम सभी को ये कभी नहीं कहे थे कि इस तरह के वेलकम सेरेमनी तैयार करने के लिए। फिर उसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, हम तियानमेन सेट के लोग कोई भी फॉर्मेलिटी से नहीं बंधे हुए हैं, तो तुम सभी को घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी उठ जाओ। और एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद में साइड पे वही एल्डर को दिखाती है जो कुछ ही समय पहले लिनजिन को डांट रही थी, वो थोड़ी पैनिक हो जाती है। उसके बाद वो एंसेस्टर को कह रही होती है, अच्छा ठीक है एंसेस्टर मुझे माफ कर देना। उसके बाद वो सभी डिसेबल को कह रही होती है, क्या तुम सभी सुन नहीं पाए, तुम सभी को घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से उठ जाओ। तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो पीछे मुड़ती है और सेलेटर को कह रही होती है, जिनोर। ये बातों को सुनने के बाद सेलेटर कह रही होती है, हाँ मास्टर बताइए। ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कह रही होती है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो तुम अकेले ही तियानमेन सेट को संभाल लिए, उसके साथ ही साथ अपने कल्टीवेशन को भी इंप्रूव किया है। और एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद में सेलेटर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होती है, कह रही होती है, नहीं मास्टर बहुत ही काइंड है, मास्टर कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। एंसेस्टर फिर से कह रही होती है, मेरे सिकुलेशन से बाहर आने की एक ही रीजन है, मैं फेरी वर्ल्ड पे जाने से पहले तियानमेन सेट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी एब्सेंस पे तियानमेन सेट का ग्रोथ रुक जाए। तो इसीलिए जेनर मैंने तुम्हें जितने सारे लेसन सिखाए उस सभी लेसन को छोड़ के सभी एल्डर के साथ कोऑपरेट करके जो डिवाइस मेथड है उस मेथड को सभी डिसाइपल के साथ शेयर करो और सभी के कल्टीवेशन को इंप्रूव कर पाऊं। और हाँ सबसे बड़ी बात, बहुत सारे सिकुलेशन पे रहने के बाद सेट के जितने सारे एफआईआर है उस सभी एफआईआर को लेकर मैं फेमिलियर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर और जितने सारे एल्डर है उस सभी के ऊपर रिले होने वाली हूँ। और एंसेस्टर की बातों को सुनने का सेलेटर कह रही होती है, अगर हमारे डिसेबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो उस सभी के कॉम्बैट स्किल को इंप्रूव करने के लिए दूसरे सेट के साथ कंपटीशन करने की जरूरत है। और वैसे भी हमारे तियानमेन सेट हमेशा मुखर रहा है, तो शायद हो सकती है कि हमने बहुत सारे सेट को ऑफेंड कर दिया है, और मुझे डर है कि अगर हम दूसरे सेट को हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं तो वो से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हें किस बात की डर है,
मैंने इमॉर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है और जो एनर्जी रिलीज हुई है बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर इस एनर्जी को सेंस कर लिया है। और जब वो सभी सेट को पता चल जाए कि मैं सिकुलेशन से बाहर आ गई हूँ तो किसके पास हिम्मत है जो हमें चैलेंज कर सके। तो इसीलिए जीनर ज्यादा चिंता मत करो और जो काम है उसे बोल्डली कंप्लीट करो। और अगर फिर भी कोई त्यानवें सेट को प्रोवोक करने का कोशिश करता है या फिर कोऑपरेट नहीं करता है तो मैं उसके साथ पर्सनली डील करूंगी। और एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद मैं सेग लीडर को दिखाती है, वो एंसेस्टर को ग्रीट करते कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर मैं समझ गई। उसके बाद ही सेग लीडर मन में कह रही होती है सच में मास्टर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। पर तभी अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो छुपके से लिन फैन की तरह देखती है। उसके बाद वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है ओ हाँ मैं और एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ, अगर कोई थर्ड जनरेशन डिसाइपल लिन फैन के कल्टीवेशन को सरपास कर पाता है तो लिन फैन तियानवें सेट के प्रिंस का स्टेटस खो देगा। और थर्ड जनरेशन डिसाइपल जिसने लिन फैन को हराया है उसे तियानवें सेट के प्रिंस का स्टेटस मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ वो मेरी डायरेक्ट डिसाइपल बन जाएगी। और एंसेस्टर की बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते नानी तभी से शिफ्ट हो जाता है। मैं स्टेज के नीचे सभी डिसाइबल के बीच में रहे वही रेड वाली लड़की को दिखाती है। वो एंसेस्टर की ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड होती है खुद ही खुद से कह रही होती है वाओ ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी साइड पर हमें सीनियर बता चेन को दिखाता है, वो एंसेस्टर की ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है एंसेस्टर की ये बातों की मतलब क्या है, क्या वो जूनियर बता लेन को हार्ड टाइम देना चाहती है? अगर ये सच है तो ये जूनियर बता लेन के लिए थोड़ा टफ होने वाला है। और सीनियर बता चेन के साइड पर हमें वही लॉली को दिखाती है, वो लिन फैन की तरह देखती है मन में कह रही होती है ब्रदर लिन फैन चिंता मत करो, इस पूरे तियानवें सेट के अंदर आपके अलावा कोई दूसरा फ्रेंड्स नहीं है। अगर कोई आपके पोजीशन को छीनने का कोशिश करता है तो मैं उस इंसान को जरूर रोकूंगी क्योंकि मैं लिंगर आपके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर हूँ। तो गाइस जैसा हमें पता चलता है कि इस लॉली का नाम लिंगर है तो हम इस लॉली को आगे से लिंगर करके बुलाएंगे। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम तियानवें सेट के एंसेस्टर के रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो एक चेयर पे बैठे रहती है। और वही साइड पे हमें लिन फैन को दिखाता है, वो टेबल पे अपने सिर को जोर जोर से पीट रहा होता है। अचानक से वो खुद को रोकता है, उसके बाद वो एंसेस्टर को कह रहा होता है यान क्या तुम सच में चाहती हो कि हर कोई मुझे टारगेट करे? वो सभी थर्ड जनरेशन डिसाइपल मेरी तरफ ऐसे दिख रहा था, लग रहा था कि मैं कोई बलि का बकरा हूँ। और लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है, वो तो एकदम कूल अंदाज में चाय पी रही होती है। उसके बाद ही वो लिन फैन को कह रही होती है तुम्हें शांत रहना चाहिए। और हाँ फेनर मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, अगर तुम तुम्हारे कल्टीवेशन को इंप्रूव किए बिना मेरे साथ रहना चाहते हो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे तुमने कुछ ही समय पहले खुद का ही देखा था कि वो सभी एल्डर का तुम्हारे ऊपर एटीट्यूड कैसा था। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है हाँ ये भी सच है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है अभी मेरा करंट कल्टीवेशन लेवल यान के आसपास भी नहीं है और अभी अगर मैं दूसरों के सामने यान के साथ ज्यादा बात भी करता हूँ तो ये यान के लिए और भी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो खुद को शांत करता है और मोटिवेट होते यान को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं इस दुनिया के यंग टैलेंट हूँ, मैं एक दिन जरूर हम दोनों के रिलेशनशिप को सभी के सामने ओपनली अनाउंस करूंगा। और लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है, वो स्माइल करते लिन फैन को कह रही होती है एकदम सही कहा, तुम मेरी मैन हो। तो लिन फैन तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम जब तक कड़ी मेहनत करते हो और मेरी गाइडेंस के हिसाब से तुम सिर्फ 1000 सालों के अंदर जरूर इमॉर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। और यान की ये बातों को सुनने के बाद लिन फैन कह रहा होता है क्या 1000 साल? उसके बाद वो मन में कह रहा होता है हाँ मैं मानता हूँ कि यान और मेरे बीच में कल्टीवेशन का गैप बहुत ही बड़ा है पर मेरे पास एक एडवांटेज है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, उसके साथ ही साथ मेरे पास एक सिस्टम है और मेरा कल्टीवेशन स्पीड दूसरों से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो यान को कह रहा होता है नहीं 1000 साल बहुत ही लंबा समय है, मैं इतना समय इंतजार नहीं कर सकता। 10 साल सिर्फ 10 साल ही काफी है, आने वाले 10 सालों के अंदर मैं इमॉर्टल रिलम पे ब्रेक थ्रू करूंगा और तुम्हारे साथ फेरी वर्ल्ड पे जाऊंगा। और इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए मुझे जितना भी चैलेंज फेस करना पड़े मैं तुम्हारे लिए हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और लिन फैन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते लिन फैन को कह रही होती है फेनर तुम। और तभी अचानक हम लिन फैन को देखते हैं, वो यान के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। यान की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है यान मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, मैं लिन फैन कसम खाता हूँ अगर 10 सालों के अंदर मैं तुम्हारे साथ फेरी वर्ल्ड पे नहीं जा पाया तो इस हेवन और अर्थ से मेरे नाम निशान आत्मा और शरीर पूरी तरीके से मिटा दूंगा। तो यान मैं उम्मीद करता कि तुम मुझे कुछ हिम्मत दोगी। और लिन फैन को इतना तक करीब देखने के बाद लिन फैन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। अपनी कांपते हुए लिन फैन को कह रही होती है हिम्मत किस तरह का हिम्मत? लिन फैन कह रहा होता है तुम तुम्हारी आंख को बंद करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है, वो ब्लशिंग करते लिन फैन को कह रही होती है अच्छा ठीक है। उसके बाद ही यान अपनी आंख बंद कर लेती है। पर अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो यान के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगती है। और लिन फैन के ये एक्शन को देखने के बाद हमें यान को दिखाती है, वो पहले तो शॉक हो जाती है पर वो लिन फैन को रेसिस्ट नहीं करती है, वो भी लिन फैन को किस करने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तियानवें सेट के इनर कैबिनेट को दिखाता है और वहीं पे हम सेग लीडर और बाकी सभी एल्डर को देखते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर कुछ मीटिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से हम सेग लीडर को देखते हैं, वो सभी एल्डर को कह रही होती है अच्छा ठीक है अगर किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो जो प्लान है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। और वैसे भी ये हमारे एंसेस्टर
मास्टर की वजह से। ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, इस ट्रेनिंग मिशन को लेकर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, पर इमोर्टल सेट के बीच रैंकिंग कंपटीशन पे हमारी भागीदारी के संबंध में हमारे 93 सेट के जितने सारे डिसेबल है उस सभी का एक मिक्स रेपुटेशन है, और सिर्फ यही कारण है जो इमोर्टल और डिमोनिक फंक्शन दोनों ही हमारे सेट को नफरत करता है। तो इसीलिए क्या ये हो सकता है कि वो सभी सेट समय का फायदा उठा के हमारे ऊपर फ्लड करेगा? और उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद सेलिडर कह रही होती है, हम 93 सेट के लिए फ्यूचर फिलहाल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सैक्रिफाइस तो होना ही है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो सेकंड एल्डर, आपको आगे और कुछ कहने का जरूरत नहीं है। और सेलिडर की ये बातों को सुनने के बाद सेकंड एल्डर कह रहा होता है, जब एंसेस्टर ने परमिशन दे दिया है तो मेरे पास और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी अचानक से हम एक दूसरे एल्डर को देखते हैं, वो सेलिडर को कह रही होती है, सेलिडर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सेलिडर कह रही होती है, हाँ कहो क्या है? वो एल्डर कह रही होती है, मैं 8 मेजर इमोर्टल सेट के साथ कांटेक्ट किया था, उनमें से 7 मेजर इमोर्टल सेट हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो गया है, पर किंग वन सेट का फाउंडर जियान किंग वन हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी नहीं है। और उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद मैं सेल लीडर को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होती है, कहती है क्या क्या ये सच है? ये बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कह रही होती है, हाँ जियान किंग वन बहुत ज्यादा कानिंग है, उसे पता है कि हमारे एंसेस्टर ने इमोर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया है, और इसी कारण वो हमें डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं किया है, बल्कि उसने किंग वन सेट के अंदर एक रिंग सेटअप किया है, और उसने कहा है कि अगर 93 सेट के कोई भी डिसेबल किंग वन सेट के तीनों होलिसन को हरा देता है तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाएगा। और उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद मैं सेल लीडर को दिखाती है, वो अपनी जगह से उठते कह रही होती है, ओह इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलो देखते हैं हमारे 93 सेट के डिसेबल अच्छे हैं या फिर किंग वन सेट के डिसेबल बेहतर है। फिर उसके बाद ही हम सेल लीडर को देखते हैं, वो सभी एल्डर को कह रही होती है, मेरी कमांड 93 सेट के जितने सारे डिसेबल है सभी के पास पहुंचा दो, अगर 93 सेट के कोई भी डिसेबल किंग वन सेट के तीनों होलिसन को हरा देता है तो उसे रिवार्ड के तौर पे इमोर्टल ऑरिजिन पिल मिलेगा, उसके साथ ही साथ मिलियन स्पीड स्टोन भी मिलेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें कल्टिवेटर को देखते, वो आसमान पे उड़ के जा रहा होता है, और वही नीचे हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाती है, वो अपने मदर के हाथ को पकड़ के कैंडी हो खाते हुए पैदल चल रही होती है, पर अचानक से उसकी नजर आसमान पे रहे कल्टिवेटर की तरफ जाती है। उसके बाद वो आसमान पे रहे कल्टिवेटर की तरफ इशारा करते अपने मदर को कह रही होती है, मॉम देखो देखो और एक इमोर्टल उड़ के किंगन माउंटेन की तरफ जा रहा है। और उस छोटी सी बच्चे की ये बातों को सुनने के बाद उसके मॉम को दिखाती है, वो आसमान पे कल्टिवेटर की तरफ देखती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, रिसेंटली इतने सारे इमोर्टल किंगन माउंटेन पे विजिट क्यों कर रहे हैं और इस समय ये इमोर्टल कौन है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं आसमान पे रहे इमोर्टल कल्टिवेटर को दिखाता है, और वो इमोर्टल कल्टिवेटर कोई और नहीं लिनफेन रहता है। वो मन में कह रहा होता है, मैंने ये सच में कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि किंग वन सेट के तीनों होलिसन इतना पावरफुल एबिलिटी पोसेस करके रहा है। वैसे मेरे यहाँ पे आने से पहले 93 सेट के 3rd जनरेशन के तीनों डिसेबल जिसका कल्टिवेशन नेसेस रियल्म पे, वो तीनों ने किंग वन सेट के तीनों होलिसन को चैलेंज किया था, पर मेरे 93 सेट के तीनों डिसेबल ही हार गया। फिर उसके बाद अचानक से हम लिनफेन को देखते हैं, वो एक छोटा सा स्माइल करता है, उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, जियान किंगफेन अगर तू हमारे 93 सेट को रेस्पेक्ट नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि तू मेरे यान को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए आज मैं खुद के हाथों से तेरे तीनों होलिसन को गंदे तरीके से हराने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, वो तेजी की रफ्तार के साथ किंग वन सेट पे जाने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम किंग वन सेट को देखते हैं और उसी जगह पे लिनफेन आ गया होता है। तभी हमें दिखा था कि लिनफेन के साइड पे किंग वन सेट का फाउंडर जियान किंग वन खड़ा रहता है, और उसके बीच उसका तीनों होलिसन रहता है। फिर उसके बाद हम जियान किंग वन को देखते, वो लिनफेन को कह रहा होता है, मैंने सच में उम्मीद नहीं कर पाया था कि 93 सेट के लोग अभी तक गिव अप नहीं किया है, मेरे डिसेबल ने 93 सेट के ऑलरेडी तीनों डिसेबल को क्रिप्ट फिल कर दिया है, देख के लग रहा है कि अब फिर से 93 सेट का डिसेबल मौत के तलाश में यहाँ पे आ गया है। और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो गुस्सा नजर से जियान किंगफिन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अचानक सामने तलवार को चैलेंज बोर्ड की तरफ फेंक दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, 93 सेट का फ्रेंड्स लिनफेन चैलेंज को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि किंग वन सेट के होलिसन मुझे कुछ गाइडेंस देगा। और लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद जियान किंग वन हंसते हुए कह रहा होता है, हो ये तो लिनफेन है, फाइनली यहाँ पे कुछ औरतें डिसेबल फाइट करने के लिए आया है। फिर उसके बाद ही हम जियान किंग वन को देखते हैं, वो अपने सभी डिसेबल को कह रहा होता है, ये लिनफेन 93 सेट के एंसेस्टर जाओ यान के पर्सनल डिसेबल है, तुम सभी जैसे डायरेक्टली मेरे पास प्रैक्टिस किया है वैसे ही ये लिनफेन है अपने एंसेस्टर के पास से डायरेक्टली प्रैक्टिस किया है, और तुम तीनों मेरे डायरेक्ट डिसेबल होने के नाते उस लिनफेन के सामने हार नहीं सकते। क्या तुम सभी मेरे बातों को समझ रहे हो? और जियान किंग वन की ये बातों को सुनिएगा तो वो तीनों होलिसन कह रहा होता है, हम हमारे मास्टर के हुनर को कभी भी नीचे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम तीनों होलिसन को देखते हैं, वो तीनों लिनफेन के साथ फाइट करने के लिए लिनफेन के सामने एक अजीब सा पोज देके खड़ा हो जाता है। वैसे वो तीनों तो होलिसन है, पर उन तीनों के पास कोई भी मैजेस्टिक अपीयरेंस नहीं है, सिर्फ नाम पे ही होलिसन है, और अगर सिंपल शब्द पे कहा जाए तो ये तीनों मॉब कैरेक्टर है, अभी खत्म हो जाएगा। तभी मैं दूसरी तरफ लिनफेन को दिखाता है, वो सामने के नजारे को देखने के बाद, तीनों होलिसन के ये कारनामे को देखने के बाद वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हंसी को रोक के रखा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये तीनों बंदे क्या कर रहा है, क्या पे कोई जोकर सो चल रहा है? पर तभी अचानक से हम एक होलिसन को देखते, वो लिनफेन की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम 93 सेट का फ्रेंड्स हो? तभी हम एक दूसरे होलिसन को देखते हैं, वो सीरियस फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में लिनफेन को कह रहा होता है, वैसे मानना पड़ेगा 93 सेट का फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तभी हम तीसरे होलिसन को देखते हैं, वो हंसते हुए लिनफेन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बताओ तुम पहले किसके साथ फाइट करना चाहते हो?
और वो तीनों होलिसन की ये बातों को सुनने के बाद लिन फैन कह रहा होता है, मैं तुम तीनों को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और मैं तुम सभी के साथ फाइट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए किस्मत की बात है, पर मुझे माफ कर देना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए तुम तीनों एक साथ ही आ जाओ। तभी अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो 3 दिन पहले की बातों को याद करने लगता है। वही हमें यान को दिखाती है, वो लिन फैन को कुछ स्क्रॉल देते हुए कह रही होती है, इसे रख लो। और वही दूसरी तरफ हम लिन फैन को देखते हैं, वो यान के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लिया होता है और उस स्क्रॉल को चेक करते हुए कह रहा होता है, लिमिटलेस यूनिवर्स, ये किस तरह का नाम है यान, ये क्या है? लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, जब मैं सिकुलेशन पे थी तब मैंने इस कल्टीवेशन मेथड को बनाई थी, और जब मैंने रिसेंटली इमॉर्टल रियल्म पे ब्रेक थ्रू किया तब मैंने इस कल्टीवेशन मेथड को मॉडिफाई करने के बाद परफेक्ट किया है, और अब ये कल्टीवेशन मेथड की ग्रेड इमॉर्टल लेवल पे पहुंच गई है। वैसे अभी सेलिडस जीनर और सभी एल्डर मिल के 3 सीट के अंदर जितने सारे डिसेबल हैं उस सभी के प्रमोशन प्लान कर रहा है, और मैं भी कुछ दिनों के लिए फिर से सिकुलेशन पे चली जाऊंगी, क्योंकि डिसेबल के कल्टीवेशन रिवार्ड के लिए मुझे कुछ पिल रिफाइन करना है। और वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन 8 ग्रेड इमॉर्टल सेट के अंदर जितने सारे डिसेबल है उस सभी से आगे निकल गया है, पर अभी भी कुछ टेक्निक है जो तुम्हें रिफाइन करने की जरूरत है, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और वो सभी टेक्निक को और भी डीपली समझने का कोशिश करो। और जब तुम ये सब कुछ टेक्निक पूरी तरीके से समझ जाओगे तो नेसर सोलियम के कल्टीवेटर के बीच में तुम इनविंसिबल बन जाओगे। फिर उसके बाद ही अचानक से हम यान को देखते हैं, वो लिन फैन के माथे पर राव करते हुए कह रही होती है, तो जाओ और अपने उड़ती को सभी के सामने प्रूव करो। और यान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिन फैन मनी मन में कह रहा होता है, क्या इमॉर्टल लेवल टेक्निक, तो इसका मतलब मेरा कल्टीवेशन मैक्स लेवल टेक्निक से शुरू हो रहा है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लिन फैन को दिखाता है, वो एक एविलेंस से हंसते हुए मनी मन में कह रहा होता है, इस जिंगॉन सेट पे आने से पहले यान ने मुझे ऑलरेडी एक मैक्स लेवल कल्टीवेशन मेथड लिमिटलेस यूनिवर्स डिवाइन टेक्निक दिया था, और मैंने 3 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वो सब टेक्निक को थोड़ा बहुत लर्न कर लिया है, तो आज इस तरह के कचरे को डील करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। पर तब भी अचानक से लिन फैन के सामने रहे किंगॉन सेट के तीनों होलिसन को दिखाता है। लिन फैन के ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक होलिसन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा एरोगेंट है, हमें अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। भाई पे एक दूसरा होलिसन कह रहा होता है, क्या ये बंदा मौत के तलाश में है? उसके बाद अचानक से हम पहले वाले होलिसन को दिखा होता है, वो सीधा लिन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, किंगॉन सेट सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक कुंसान। और वही दूसरी तरफ हमें लिन फैन को दिखा होता है, वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, चलो आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद हमें दिखा होता है कि उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, पर लिन फैन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण किंगॉन सेट के पहले वाले होलिसन के हाथ के हड्डियां टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद वो बंदा दूर जाके गिरता है और सीधा एक दीवार पे जाके टकराता है। वो लिन फैन की ये पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। शॉक होते कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और सामने की नजर को देखने के बाद हमें बाकी 2 होलिसन को दिखा होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। एक होलिसन शॉक होते कह रहा था कि क्या इस बच्चे ने ब्रदर को उनको एक ही मुंह के वजह से हरा दिया। वही दूसरा होलिसन कह रहा होता है, इस बच्चे ने किस तरह का डोमिनेटिंग टेक्निक यूज किया है। पर तभी अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ वो 2 होलिसन के पीछे आ जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है, हे तुम दोनों बैटल के बीच में डिस्ट्रैक्ट होने का हिम्मत कैसे किया है। फिर उसके बाद लिन फैन वो दोनों होलिसन के माथे को पकड़ने के बाद एक दूसरे के माथे पे हिट करवा देता है। फिर वो कह रहा होता है, चलो हेल्प पे जाओ। और लिन फैन के उस अटैक करना हमें दिखाया था कि वो 2 होलिसन वहीं पे घायल हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने हाथ को पोंछते खुद ही खुद से कह रहा होता है, इमॉर्टल सेट के डिसेबल है, पर फिर भी इस सभी के पास बहुत कुछ कमी है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, यान ने मुझे जो लिमिटलेस यूनिवर्स टेक्निक दिया है, सच में ये टेक्निक फॉर्मेडेबल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने सिर्फ इस टेक्निक के 3rd लेवल का यूज किया है, फिर भी नेसेस सोलियम के कल्टीवेटर मेरा कोई भी मैचअप नहीं है। और जब मैं 9 लेवल को लर्न कर लूंगा तब पता नहीं ये टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पर तभी अचानक से मैं साइड पे किंगॉन सेट के फाउंडर जियान किंगॉन को दिखा आता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद, अपने डिसेबल के सभी रिजल्ट को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। शॉक होते कहता है कि क्या मेरे तीनों टॉप डिसेबल पलक झपकते ही हार गया। उसके बाद वो अचानक से खुद को शांत करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, डैम इट, तो अंत पे मेरे डिसेबल उस औरत के डिसेबल से भी हार गया। पर चाहे जो भी हो, ये बंदे ने अकेला ही मेरे तीनों होलिसन को हरा दिया है। इस बंदे का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, पर मैं ये मानने के लिए राजी नहीं हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखा आता है कि लिन फैन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जियान किंगॉन का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ गया है। उसी कारण को रिवॉर्ड के तौर पर 10 फेवरेलिटी पॉइंट मिलता है। होस्ट के पास अभी 1269 फेवरेलिटी पॉइंट है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि क्या मैंने बुड्ढे किंगॉन के तीनों डिसेबल को हरा दिया, पर फिर भी मेरे ऊपर उसका फेवरेलिटी बढ़ रहा है, क्यों? क्या ये हो सकता है कि यान और इस बुड्ढे के बीच में रिलेशनशिप सिंपल नहीं है? चलो अभी के लिए मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं बाद में यान से पूछ लूंगा। फिर उसके बाद अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो जियान किंगॉन की तरफ अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर किंगॉन अपने प्रॉमिस को भूल मत जाना। फिर लिन फैन अपना बातें खत्म करने के बाद अपने स्वाड पे चढ़ के जाने लगता है। और वही पीछे में जियान किंगॉन को दिखा आता है, वो चुप रहता है और वो लिन फैन को जाते हुए देख रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वही हम तियानवे सेट के मैरिट हॉल को देखते हैं। उसी जगह पे हमें दिखा आता है कि एक बहुत बड़े स्टोन टैबलेट रहता है और उसी स्टोन टैबलेट के सामने लिन फैन आ गया
गया होता है। वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, ओ तो क्या ये वही मेरिट मोन्यूमेंटम है जो यान ने सेटअप किया है? वैसे सेट पे एक न्यू रूल बनाया गया है, अगर कोई भी डिसाइपल यान की टीचिंग को सुनना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक मेरिट पॉइंट देना होगा, और इस मेरिट पॉइंट को अर्न करने के लिए सेट के टास्क को कंप्लीट करना होगा या फिर सेट कंपटीशन पे अपने रैंक को इंप्रूव करना होगा। और यान सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद इस रूल को सेटअप किया है, तो मुझे भी इस रूल को फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद ही हम लिन फैन को देखते हैं, वो सामने स्टोन टेबलेट पे अपना हाथ रखता है और अपना हाथ रखने के बाद ही वो स्टोन टेबलेट पे कुछ वर्ड हाईलाइट होने लगता है। उसके बाद उस स्टोन टेबलेट से आ जा रहा होता है, लिन फैन तियानवे सेट का थर्ड जनरेशन डिसाइपल हेवेली टास्क को कंप्लीट किया है, और टास्क को कंप्लीट करने के कारण रिवार्ड के तौर पे एक इमोर्टल ऑरिजिन फील मिलता है, उसके साथ ही साथ 1 मिलियन स्पीड स्टोन मिलता है और 100,000 मेरिट पॉइंट मिलता है। उसके बाद हमें दिखा था कि लिन फैन के सामने एक इमोर्टल ऑरिजिन फील, उसके साथ ही साथ 1 मिलियन स्पीड स्टोन अपेयर हो जाता है। और सामने की नजर को देखने के बाद हमें लिन फैन को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाह मुझे बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम मिल गए, सच में तियानवे सेट अपने रेपुटेशन का उड़ती है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने हाथ में इमोर्टल ऑरिजिन फील को ले लिया होता है और उस फील को चेक करते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये इमोर्टल ऑरिजिन फील की वजह से मेरा कल्टीवेशन एक ही बार में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। फिर हमें दिखा आता है कि कल्टीवेशन के कितने सारे रिलम होता है, पहले होता है क्यूआई ट्रेनिंग, उसके बाद होता है डेन फॉर्मेशन, फिर होता है यंग ह्यूमन, उसके बाद नेसेट सोल, फिर होता है ग्रेट पावर, उसके बाद होता है होली रिलम, फिर होता है वॉइड इमोर्टल, और एकदम लास्ट पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो होता है इमोर्टल रिलम। और ये सब कुछ रिलम को सोचते हुए लिन फैन मन ही मन में कह रहा होता है, यान और मेरे बीच में जो कल्टीवेशन का डिस्टेंस है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिन फैन के सामने सेग लीडर और ग्रेट एल्डर आ जाती है, और उन दोनों को देखने के बाद लिन फैन कह रहा होता है, सेग लीडर ग्रेट एल्डर आप दोनों यहाँ पे क्या कर रही है? लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद में सेग लीडर को दिखाती है, वो हंसते हुए कह रही होती है, लिन फैन तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, आपने मार्शल आर्ट को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए 3 दिन तक तुम खुद को सर्कुलेशन पे रखा। वैसे पता चला है कि तुम एक समय का इंतजार कर रहे थे, और जब तुम एक बार बाहर निकले तो तुम्हें सक्सेस हासिल हुआ। उसके साथ ही साथ तुमने 8 इमोर्टल गेट पे अपने नाम को स्थापित करने के लिए सक्सेसफुल हो गए। और सेग लीडर की ऐसा कुछ पेचीदा बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखा होता है, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। उसके बाद वो सेग लीडर को कह रहा होता है, मैंने किंग ऑफ सेट के तीनों ग्रैंड डिसाइपल को हराया है, तो सेग लीडर क्या इस बारे में बात कर रही है? लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कह रही होती है, एकदम सही कहा, इस पूरे सेट के अंदर तुम एकमात्र डिसाइपल हो जो इस हेवन लेवल टास्क को कंप्लीट किया है, तो इसीलिए तुमने फिर से और एक बार प्रूव कर दिया है कि तुम तीनों सेट का फ्रेंड्स हो। पर तभी साइड पर हमें सेग लीडर को दिखाती है, वो हंसते हुए लिन फैन को कह रही होती है, पर चाहे जो भी हो अब बाहर की दुनिया को पता चल गया है कि तियानवे सेट के डिसाइपल भी 8 इमोर्टल सेट से कोई कम नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें बहुत ही लंबे समय से बाहर की दुनिया से छुपा के रखी थी, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बाहर नहीं जाने दी थी, क्योंकि मुझे डर थी कि तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी नहीं है, तुम अकेले में वो सभी डेंजर फेस नहीं कर सकते हो। पर अगर अब मैं ये सोचूं तो देख के लग रही है कि मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन कर रही थी। और सेग लीडर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखा होता है, वो मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे अभी तक तियानवे सेट का चार्ज यान है, पर हजारों सालों से 8 ग्रेट इमोर्टल सेट का पावर हमारे तियानवे सेट से कोई कम नहीं है। वैसे हमारे तियानवे सेट के इलाइट कॉम्बैट पावर वो सभी 8 इमोर्टल सेट को सरपास कर सकता है, पर अगर डिसाइपल के कल्टीवेशन की बात किया जाए तो हम वो सभी इमोर्टल सेट से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। पर मैंने इस समय किंग सेट के तीनों होलिस्टन को हरा दिया है, और उसी कारण सेग लीडर की रेपुटेशन बढ़ गई है। वैसे अभी इस तरह से सेग लीडर और ग्रेट लीडर की फेवरिटी को गेन करना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर मैं एरोगेंट नहीं हो सकता, नहीं तो मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो सेग लीडर और ग्रेट लीडर के सामने इनोसेंट एक्ट करते हुए कह रहा होता है, जरूर हम जो टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे ने खुद शेयर किया है, और अगर ये सब कुछ टेक्निक पाने के बाद भी मैं दूसरे को हरा नहीं पाता हूँ तो मुझे एक गिलास पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तियानवे सेट के फ्रेंड्स होने के नाते सेट के रेपुटेशन को बढ़ाना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लिन फैन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सेग लीडर को दिखाती है, वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए धीमे साथ में ग्रेट एल्डर को कह रही होती है, हम बेल हिम्मत वाला और अपने अचीवमेंट को लेकर एरोगेंट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर धीमे साथ में कह रही होती है, सच में ये डिसाइपल अपने मास्टर को भी सरपास कर देगा। उसके बाद हम सेग लीडर और ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करने लगती है, वो दोनों ही मन में कह रही होती है, इस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस है। और वही दूसरी तरफ हमें लिन फैन को दिखाता है, वो एक लालची फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है, सेग लीडर और ग्रेट एल्डर हंस रही है, तो इसका मतलब मैं मेरे एक्टिंग से उन दोनों को इंप्रेस कर दिया है, सच में मैं बहुत ज्यादा क्लेवर हूँ। फिर उसके बाद यह अचानक से हमें दिखाता है कि लिन फैन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, सेग लीडर ली केजन का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 30% तक बढ़ गई है, ग्रेट एल्डर मे फैन का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 30% तक बढ़ गई है, होस्ट के पास अभी 1329 फेवरिटी पॉइंट है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन फैन मन में कह रहा होता है, हो मैंने बिना मेहनत के 60 पॉइंट ऑन कर लिया है, मुझे सिस्टम के मॉल को ओपन करने के लिए सिर्फ 1500 फेवरिटी पॉइंट कंप्लीट करना है। तभी हम सेग लीडर को देखते हैं, वो लिन फैन को कह रही होती है, ओ हाँ लिन फैन, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट ये कहना ही भूल गई थी, तुम्हारे पास 100,000 मेरिट पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहो तो इस मेरिट पॉइंट को स्पेंड करने के बाद एक दिन के लिए एंसेस्टर के लेक्चर को सुन सकते हो। और बात रही इसे कैसे यूज करना है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, उस मेरिट मोन्यूमेंटम के ऊपर तुम्हें एक ब्लड एसेंस फेंकना है, उसके बाद ये एंसेस्टर सेंस कर लेगी। और ये सब कुछ बातों को सुनने का लिन फैन कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है, और वही तियानवे सेट से 3000 माइल दूर देनयांग सिटी को दिखाता है, और वही सिटी के अंदर हमें लिन फैन और यान को दिखाती है, वो दोनों घूमने के लिए आ गया होता है। तभी हम लिन फैन को देखते हैं, वो यान के लिए एक हेयर पिन खरीदता है, उसके बाद ही वो यान को कह रहा होता है, यान ये हेयर पिन तुम्हें बहुत ही बढ़िया सूट करेगी, क्यों ना तुम इसे एक बार ट्राई करके देखो।
और लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है वो लिनफेन का उस हेयरपिन को ले लिया होता है और अपने बालों में लगा लिया होता है। उसके बाद ही वो लिनफेन को कह रही होती है वेल मैं कैसी लग रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है वो तो शॉक हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए यान की तरफ देख रहा होता है और लिनफेन को चुप देखने के बाद हमें यान को दिखाती है वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। ब्लास्टिंग करते लिनफेन को कह रही होती है तो तुम चुप क्यों हो और ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, जल्दी से आ जाओ, देखने के लिए जल्दी से आ जाओ। और ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है वो यान के हाथ को पकड़ने के बाद दौड़ के उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि भाई पे कोई शो शुरू होने वाला है, यान चलो जाके देखते हैं। और वही पीछे में दुकानदार को दिखाता है वो लिनफेन को रोकते हुए कह रहा होता है सर अपने हेयरपिन का अभी तक पेमेंट नहीं किया है, प्लीज रुक जाइए। और उस दुकानदार की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है उस दुकानदार के मुंह पे एक स्पीड स्टोन देके मारता है। और वो दुकानदार जब अपने हाथ पे वो स्पीड स्टोन को लेता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि ये तो स्पीड स्टोन है, अगर मैं ऐसे इमोर्टल सेट पे बेचता हूँ तो मुझे इसके बदले में 10 गोल्ड कॉइन मिलेगा। उसके बाद वो दुकानदार चिल्लाते हुए लिनफेन को शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा होता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें यान को दिखाती है वो लिनफेन के पीछे पीछे दौड़ रही होती है। वो लिनफेन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है देख के ऐसा लग रहा है कि फेनर आज बहुत ही ज्यादा खुश है। वैसे फेनर ने मेरिट पॉइंट स्पेंड करके अपॉर्चुनिटी तैयार की है ताकि पूरे दिन में उसके साथ रह सकूं और अगर ऐसी बात है तो आज की पूरे दिन में उसके साथ बिताने वाली है। फिर उसके बाद ही हम लिनफेन और यान को देखते हैं वो दोनों उसी जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे शो चल रहा होता है। वो दोनों शो को देख रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है वहीं पे शो खत्म हो गया। वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं वो दोनों पैदल चल रहा होता है, कैंडी हो खा रहा होता है, जिंदगी का मजे ले रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के पैदल चलते चलते एक चैलेंजिंग जगह पे आ गया होता है जिस जगह पे कौन ज्यादा खा सकता है उसको लेके चैलेंज चल रहा होता है। फिर उसके बाद हम लिनफेन और यान को देखते हैं वो दोनों ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है और हमें यान को दिखाती है वो तो बहुत जल्द सभी खाना को खा लेती है और बहुत ही आसानी के साथ उस कंपटीशन को जीत जाती है। और वही साइड पे हमें लिनफेन को दिखाता है उसका हालत तो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है वो दोनों मजे करते करते रात हो जाता है। तभी हम लिनफेन को देखते हैं वो यान को एक जगह पे लेके आ गया होता है। उसके बाद वो यान को कह रहा होता है यान जल्दी आओ नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है फेनर अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई है तो हमें तियानवे सेट पे लौट जाना चाहिए। यान की ये बातों को सुनने के बाद लिनफेन कह रहा होता है अच्छा ठीक है ये देखने के बाद हम निकल जाएंगे और वैसे भी अभी तक मिडनाइट भी नहीं हुआ है। और लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है वो सामने देखते हुए लिनफेन को कह रही होती है पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लिनफेन कह रहा होता है कुछ और समय इंतजार कर लो, ऑलमोस्ट आने वाला है, पर उससे पहले तुम तुम्हारी आंख को बंद कर लो। और लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है वो अपने होठों पे हाथ रखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है क्या तुम मुझे फिर से ट्रिक करना चाहते हो, अब मैं तुम्हारी इस ट्रिक पे नहीं गिरने वाली हूँ। ये बातों को सुनने का लिनफेन कह रहा होता है नहीं 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 यान तुम मुझे गलत समझ रही हो। हम यान को देखते हैं वो अपने आंख को बंद कर लिया होता है। उसके बाद वो लिनफेन को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें और एक बार टास्क करती हूँ। उसके बाद वो मन में कह रही होती है मैं श्योर हूँ वो मुझे फिर से किस करने वाला है। और लिनफेन 1 2 3 काउंट करता है। उसके बाद वो यान को कह रहा होता है यान अब तुम तुम्हारी आंख को ओपन कर सकती हो। लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है जब वो अपने आंख खोल के सामने देखती है तो आसमान पे बहुत सारे फायर वर्क रहता है। वो नजारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहता है। तभी हम लिनफेन को देखते हैं वो यान को कह रहा होता है यान ये तुम्हें कैसे लग रही है, मॉर्टल वर्ल्ड के ये फायर के पास एक यूनिक चार्म है ना। तभी लिनफेन के साइड पर हमें यान को दिखाती है वो आसमान पे फायर को देख रही होती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। शौक होते लिनफेन को कह रही होती है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मॉर्टल वर्ल्ड के पास इस तरह की यूनिक चीजें भी है। वैसे जब मैं सिर्फ 12 साल की थी उस समय मैंने इमोर्टलिटी के पाथ पे एंटर की थी और उस समय के बाद से 3000 साल हो गई थी। मॉर्टल वर्ल्ड के साथ मेरी कोई भी कनेक्शन नहीं थी। पेनर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन मैंने सच में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। ये बातों को सुनने का लिनफेन मन में कह रहा होता है असल में ये फायर आउट का आइडिया मेरा ही है। इस फायर आउट के इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की है, पर चलो अभी के लिए सब कुछ मेंशन नहीं करते नहीं तो मूड बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो यान को कह रहा होता है असल में बात यह है कि मैं ये नहीं देख सकता कि तुम हर दिन कड़ी मेहनत करने के बाद डिसेबल के लिए पिल रिफाइन करो, तो ये आइडिया मेरे दिमाग पे आया ताकि तुम तुम्हारे माइंड को रिलैक्स कर सको। और लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यान को दिखाती है वो लिनफेन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है तुम बुद्धू कह के मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ जो इतने आसानी के साथ खुद को लॉनली महसूस करने लगूं। और कुछ पिल रिफाइन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं फेरी हॉल पे जाने से पहले तियानवे सेट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ ताकि मेरी एब्सेंस पे तियानवे सेट कोई सफर ना करे। फिर उसके बाद ही अचानक हम यान को देखते हैं वो लिनफेन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। उसके बाद वो स्माइल करती है ब्लास्टिंग करते हुए लिनफेन को कह रही होती है पर चाहे जो भी हो तुमने मेरे बारे में सोचा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तभी अचानक हमें दिखा था कि लिनफेन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने सक्सेसफुली यान के मैक्सिमम
मैक्सिमम फेवरेटी लिमिट को अनलॉक कर दिया है। यान की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेटी 110 है। उसके साथ ही साथ आपने पहली बार मैक्सिमम फेवरेटी लिमिट को अनलॉक किया है, जिसका ना कोई रिवॉर्ड के तौर पे 200 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है और अभी आपके पास टोटल 1539 फेवरेटी पॉइंट है। फिर उसके बाद अचानक हम सिस्टम रेडी को देखते हैं, वो लिनफेन के पास आती है, कैरी होती है। मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम इतनी जल्दी फेवरेटी मैक्सिमम लिमिट को अनलॉक कर लोगे। और हमें लिनफेन को दिखाता है, वो तो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो सिस्टम लेडी को दूर करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे मूड को बर्बाद करने के लिए आए हो? और लिनफेन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो अपने मुंह फुलाते हुए लिनफेन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, और वैसे भी मुझे कोई नहीं देख सकती। और तभी अचानक से लिनफेन के सामने हमें यान को दिखाती है, वो लिनफेन को कह रही होती है, फेनर तुम खुद ब खुद क्या बातें कर रही हो? लिनफेन हंसते कह रहा होता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कल्टीवेशन पे मैं तुम्हें कब कैचअप करूंगा। लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, तुम बुद्धू कह के, ये सब कुछ तुम्हारे लिए अभी शुरुआत है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कल्टीवेशन पे कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। पर मैं देख पा रही हूँ कि तुमने ऑलरेडी इमॉर्टल ऑरिजिन फील को एब्जॉर्ब किया है और तुम्हारे कल्टीवेशन नेचुरल सोडियम के एकदम पीक पे पहुंच गए हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है, आने वाले समय पे तुम्हें और भी ज्यादा पेशेंट रख के कल्टीवेट करने की जरूरत है। अब जब तुम नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करोगे, उससे पहले तुम्हें लिमिटलेस यूनिवर्स टेक्निक के 5th लेवल को मास्टर करना, नहीं तो तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और अगर तुम कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर भी लेते हो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ ज्यादा इंप्रूव भी नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हें हमेशा ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम्हारे फाउंडेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने का लिनफेन कह रहा होता है, वेल अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद लिनफेन मन में कह रहा होता है, लिमिटलेस यूनिवर्स टेक्निक के 5th लेवल पे पहुंचना है। वेल अगर मैं सच कहूँ तो मेरा लेवल ऑलरेडी मैक्स पे पहुंच गया है। फिर उसके बाद अचानक हम लिनफेन को देखते हैं, वो यान को कह रहा होता है, ओ हाँ यान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, किंगऑन सेट के फाउंडर जियान किंगऑन के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है? लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, जियान किंगऑन, वेल अगर मैं होनेस्टली कहूँ तो मैंने उसे एक एपोलॉजी ऑन करके रखी है। बहुत ही लंबे सालों पहले उसने मुझे एक बार कन्फेस किया था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस समय मेरी पूरी फोकस कल्टीवेशन पे थी। फिर उसके बाद मैंने ये भी सुनी थी कि मेरे रिजेक्शन के कारण उसका दाव हार्ट अनस्टेबल हो गया था। फिर उसके बाद वो अपने कल्टीवेशन पे कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तो इसीलिए शायद हो सकती है कि वो मेरे खिलाफ दुश्मनी की भावना रखता है। और ये उनकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, दांत पीसते मन में कह रहा था कि क्या मैंने ये सपनों में भी कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि वो बुड्ढा किंगऑन मेरा लव राइवल है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैंने उसके तीनों डिसेबल को इंजरी कर दिया है, पर फिर भी मेरे ऊपर उसका फेवरेट इंक्रीज कैसे हो गया? शायद ये भी हो सकता है कि वो यान के ऊपर अभी भी फीलिंग्स रखता है। अब ये सब कुछ लॉजिकली फिट हो रहा है। वो हमेशा तियानवे सेट के खिलाफ इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि वो सिर्फ यान की अटेंशन छीनना चाहता है। नहीं मैं ये होने नहीं दे सकता कि वो बुड्ढा मेरे यान की पीछा करे। मुझे कुछ करके उस बुड्ढे के रेपुटेशन को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। पैसे गाइस मेरे ओपिनियन के हिसाब से यान तो पूरी तरीके से प्योर है और लिनफेन के ऊपर वो पूरी तरीके से लॉयल है, और लोग यान के बारे में क्या सोचती है, किस नजर से देखती है, इसे यान को कोई परवाह नहीं है। उससे सिर्फ लिनफेन के बातों से मतलब है। पर अगर फिर भी लिनफेन उस तरह के काम करता है जैसे कि बुड्ढा किंगऑन के रेपुटेशन को बर्बाद करना, उस तरह के काम करना, ये सब कुछ का मतलब है कि लिनफेन का कैरेक्टर बचपना है। फिर उसके बाद ही अचानक हम लिनफेन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए यान को कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये सब चीजें भी हुआ था। ये जियान किंगऑन सच में बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड पर्सन है। यान उसे रिजेक्ट करने का तुम्हारा जो डिसीजन है एकदम सही है। लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, एकदम सही काम, मैं भी मानती हूँ। वैसे तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसके तीनों होली से उनको हरा दिया है और हमारे 93 सेट के हॉनर को प्रोटेक्ट किया है। पर तुम ज्यादा खुश मत होना क्योंकि जियान किंगऑन का मोस्ट आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट डिसेबल असल में जू होंग लिंग है और पूरे 8 मेजर इमोर्टल सेट के अंदर रैंकिंग लिस्ट पे वो नंबर 2 पे आती है। पर कुछ ही दिन पहले पता चला है कि जू होंग लिंग और 10,000 डेमो सेट के यंग मास्टर वो दोनों दाव कंपनियां हैं। और जब किंगऑन सेट को ये सब कुछ पता चला तो किंगऑन सेट ने जू होंग लिंग को सेट से बाहर निकलवा दिया। और वैसे जू होंग लिंग को तो किंगऑन सेट से बाहर निकलवा दिया गया है, पर किंगऑन सेट के साथ उसकी रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है क्योंकि वो बचपन से उस जगह से पली बड़ी हुई है। तो शायद हो सकती है कि वो अपने जूनियर ब्रदर के रेवेंज के लिए वो तुमसे फाइट करने के लिए आए। और हाँ, आने वाले फ्यूचर में तेहांग सीरियलों के अंदर अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए इमॉर्टल और डिमोनिक फंक्शन के बीच में कॉम्पीट होने वाला है। और शायद हो सकता है कि तुम उस समय जू होंग लिंग को फेस करो। और यान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिनफेन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या, पर मैं ओमेन को अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाता हूँ, मैं ओमेन को हार्म नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अचानक हम लिनफेन को देखते हुए यान के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है, यान तुम इस समय मुझे मदद करने की जरूरत है, मुझे कुछ टॉप लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक या फिर कुछ और दे दो ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊं। और लिनफेन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अभी भी मेरी डिसाइपल हो। और मुझे ये भी पता है जब तुम फीमेल डिसाइपल के साथ फाइट करते हो तो तुम खुद को होल्ड बैक करके रखते हो। वैसे तुम्हें लड़के के ऊपर कुछ ज्यादा ही जेंटल होना ये तुम्हारा वीकनेस है। और हाँ, किंगऑन सेट ने पिछले समय पे एक बार प्रॉमिस किया था कि तियानवे सेट के कोई भी डिसाइपल अगर उसके तीनों होलिसन को हरा देता है तो हमें किंगऑन सीरियल पे एंटर करने के लिए मौका मिलेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये असल में तुम्हारा है, पर किंगऑन सीरियल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो नेसेसरी के कल्टीवेटर के लिए लिमिटेड है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि ये अपॉर्चुनिटी 3rd जनरेशन डिसाइपल जी पिंग को दूंगी। और तुम्हें किंगऑन सीरियल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस जगह पे तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है।
तो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक दे दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद मैं लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो यान को हक करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, यान सच में मुझे लेके बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। पर तभी अचानक से लिन फैन को कुछ रियलाइज होता है। उसके बाद वो यान को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ यान, तुम अभी भी क्या कह रही थी? जाओ जीपेंग लौट क्या आई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम तियानवे सेट के लिन फैन के रेसिडेंस को देखते हैं और वहीं पे मैं लिन फैन को दिखाता है। वो उबा से लेते हुए नींद से उठता है। फिर उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, कल पूरी रात मैंने यान के साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। पर ये सब कुछ उड़ती है, क्योंकि सिर्फ ना ही मेरे ऊपर यान की फेवरेट मैक्स हुई है, उसके साथ ही साथ मैंने यान के पास से और एक न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक लर्न कर लिया है। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि लिन फैन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है और न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में बताया जाता है। मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम है इमॉर्टल लेवल मार्शल आर्ट डिवाइन एलिमेंट टेक्निक। और इस डिवाइन एलिमेंट टेक्निक को देखने के बाद लिन फैन मन में कह रहा होता है, कल यान ने जो कुछ भी कही है उसके हिसाब से ये डिवाइन एलिमेंटेड टेक्निक तियानवे सेट के और एक सीनियर एंसेस्टर ने क्रिएट किया था। और वो एंसेस्टर बहुत ही लंबे समय पहले इमॉर्टल एलिमेंट पे ब्रेक थ्रू करने के बाद फेरी वर्ल्ड पे चला गया है। और वैसे कहा जाता है कि ये जो सीक्रेट टेक्निक है वो किसी के स्ट्रेंथ को कम समय के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर इस टेक्निक को हम 5th लेवल पे पहुंचने से पहले ही अगर लापरवाही के साथ यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा साइड इफेक्ट है। पर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक चीट सिस्टम है। फिर उसके बाद ही हम लिन फैन को देखते हैं, वो अपने सिस्टम के वहां से उस डिवाइन एलिमेंटेड टेक्निक को मैक्स लेवल पे लर्न कर लेता है। उसके बाद ही वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, डिवाइन एलिमेंटेड टेक्निक मैंने पूरी तरीके से लर्न कर लिया है, मैं इनविंसिबल हूं, मैं अनविटेबल हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिन फैन के दरवाजा तोड़ते कोई अंदर आने लगता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिन फैन। और किसी को दरवाजा तोड़ के अंदर आता हुआ देखने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, प्रिंस का दरवाजा नॉक करने का हिम्मत किसने किया है, क्या वो जिंदा रहने से थक चुका है? और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिन फैन के मुंह पे कोई किक मारता है और उसी कारण में लिन फैन को दिखाता है वो दूर एक दीवार के जाकर टकराता है। लिन फैन मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये स्ट्रेंथ बहुत ही फेमिलियर लग रहा है, क्या ये वही लड़की है? तभी अचानक से हमें लिन फैन के सामने एक व्हाइट हेयर वाली लड़की को दिखाती है। वो हंसते हुए लिन फैन को कह रही होती है, लिन फैन क्या हुआ है, इतने साल गुजर गए हैं पर तुम्हारा रिएक्शन इतना तो स्लो कैसे हो सकता है? और उस लड़की को सामने देखने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है और दांत पीसते मन में कह रहा होता है, छे तो ये वही लड़की है जीपिंग। उसके बाद लिन फैन जीपिंग को कह रहा होता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम मुझे अभी भी इस तरह से ही ग्रीट करते हो। वैसे तुम्हारी कल्टिवेशन कुछ इंप्रूव हुई है। पर उसके बाद अचानक से लिन फैन को दिखाता है, वो उस लड़की की तरफ एक पिलो फेंक दिया होता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो इसे रोक के दिखाओ। और वही दूसरी तरफ हमें जीपिंग को दिखाती है, वो भी एक पंच तैयार कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, ये सब कुछ छोटा मोटा ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। उसके बाद वो पिलो पे एक पंच मारती है और उस पिलो को रोक दिया होता है। पर अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो तेजी की रफ्तार के साथ जीपिंग के पीछे आ जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें ट्रिक कर दिया है। फिर उसके बाद हम लिन फैन को देखते हैं, वो जीपिंग के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कह रहा होता है, हार्टलेस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी पंच। और उसी मुक्के के कारण हमें जीपिंग को दिखा आती है, वो सीधा जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद वो लिन फैन को कह रही होती है, लिन फैन तुम सच में एक रूथलेस मैन हो, मैं भी ओमेन हूं, तुम मुझे इस तरह से हार्डली हिट नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद लिन फैन कह रहा होता है, जीपिंग तुम खुद को ओमेन कहने का हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे कोने में किस जगह पे कहाँ पे बाल है। और लिन फैन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जीपिंग को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, पिछले बहुत ही लंबे सालों से बाहर प्रैक्टिस करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगी, पर मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही थी। वैसे लिन फैन मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे कल्टिवेशन पे बहुत ही ज्यादा ही प्रोग्रेस किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते घर से बाहर आ गया होता है और पैदल चल रहा होता है, घूम रहा होता है। तभी लिन फैन कह रहा होता है, जीपिंग तुम 5 साल से बाहर थी, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जीपिंग को दिखाती है, वो खुद के ऊपर प्राउड फील करने लगती है। उसके बाद वो लिन फैन को कह रही होती है, हाँ ये सच है, वैसे मेरी कल्टिवेशन तुम्हें सरपास तो नहीं किया है, पर फिर भी मेरी कल्टिवेशन मिड स्टेज नेक्सस सोल पे पहुंच गई है। पिछले कुछ साल बाहर मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ मुझे कल्टिवेशन पे इंप्रूव करने के लिए मदद किया है। लिन फैन कह रहा होता है, अच्छा तो फिर बताओ तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में। ये बातों को सुनने के बाद जीपिंग कह रही होती है, वेल कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे सोचने दो। हाँ 5 साल पहले मैं पूरे 3 दिन और 3 रात तक 1000 माइल तक नदी पे स्विमिंग किया था। उसके बाद ही मैंने एक प्रीशियस गोल्डन फिश को पकड़ी थी। और जीपिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि वाह तुम सच में बहुत ज्यादा डेयरिंग हो। जीपिंग फिर से कह रही होती है, जब मैं 3 साल पहले माउंटेन के रास्ते से जा रही थी उस जगह पे मुझे एक ग्राउंड ड्रैगन की एग मिली और 1 साल पहले मैंने एक कल्टिवेटर से मिली जो ग्रेट पावर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला था। फिर उसके बाद वो कल्टिवेटर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के बाद जब एग्जॉस्ट हो गया था तब मैंने उसके बाद छुपके से जितने सारे ट्रेजर थे वो सब कुछ ले लिया था। और जीपिंग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते चिल्लाते कह रहे थे कि डैम इट तुम इस पूरे 5 साल में क्या क्या कांड किया है, तुम तो पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी भेड़ लिया है। लिन फैन की बातों को सुनने के बाद जीपिंग कह रही होती है, सिर्फ इतना ही नहीं पर अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो जीपी के मुंह को ढक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, ये कभी हुआ मैं और सुनना नहीं चाहता। ये बातों को सुनने के बाद हमें जीपिंग को दिखाती है, वो तो गुस्सा हो जाती है और अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, छे अगर ऐसी बात है मैं और कुछ नहीं कहने वाली। वैसे तुमने मेरी बहुत सारी कहानियां सुन लिया है पर अब तुम्हारी कहानी के बारे में बताओ,
मैं भी सुनना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे वापस लौटने के बाद बहुत सारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर से बहुत सारे र्यूमर सुन रही थी। र्यूमर ये है कि तियानमिन सेट के जितने सारे फीमेल डिसाइपल है वो सभी फीमेल डिसाइपल के साथ तुम फ्लर्टिंग कर रहे थे। क्या ये सच है? जीपिंग की ये बातों को सुनने का था मैं लिन फैन को दिखाता है, वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, अरे तुम्हें क्या कह रही हो, ये सब कुछ र्यूमर है, सब कुछ झूठ है, विश्वास मत करो, मुझे बदनाम किया जा रहा है। लिन फैन की ये बातों को सुनने के बाद जीपिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, और वैसे भी इस तरह की चीजों को जानने के लिए मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। पर मैं तुम्हें याद करवा देना चाहती हूँ, तियानमिन सेट के अंदर मैन और वुमेन के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप अलाउ नहीं है। वैसे कहा जाता है कि ये रूल हमारे सेट के एंसेस्टर ने सेटअप किया है, और अगर तुम फिर भी इस तरह के काम करते रहते हो तो सावधान रहना, एंसेस्टर एक ही उंगली की वजह से तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और जीपिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है, क्या मैं उसे कह दूं कि जो ये सब कुछ रूल तैयार किया है उसी एंसेस्टर के साथ ही मेरा रिलेशनशिप है और वो मेरे होने वाले वाइफ है। पर तभी अचानक से जीपिंग को दिखाती है, वो लिन फैन को बहुत ही लंबे समय से चुप देने के बाद हंसते कह रही होती है, अरे मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, इतना तो टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर सच में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? चिंता मत करो, अगर एंसेस्टर को पता चल जाती है और अगर वो तुम्हें मरने की कोशिश करते हैं तो जरूर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि हम दोनों क्लोज फ्रेंड है ना। ये बातों को सुनने के बाद भाई पीछे में लिन फैन को दिखाता है, वो जीपिंग की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है, सच में जीपिंग बिल्कुल भी नहीं बदली है। तभी लिन फैन के सामने में जीपिंग को दिखाती है, वो अचानक से पीछे मुड़ते लिन फैन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है लिन फैन, तुमसे मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर एंसेस्टर ने जो सीरियल ट्रायल अरेंज किया है उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने जाना है। और हाँ, मुझे पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हारा है, पर मुझे ये देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद हो सकती है कि इस ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए मैं बहुत ही लंबे समय पे सेट पे नहीं रहूंगी, तो आने वाले जो इमॉर्टल एंड डिमन ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है उस समय हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक हम जीपिंग को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते लिन फैन को कह रही होती है, लिन फैन कुछ साल हो गए कि हम एक दूसरे से नहीं मिले, पर तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया, क्या तुम हमेशा इस तरह के हैंडसम बनते थे? उसके बाद अचानक हम जीपिंग को देखते हैं, वो दौड़ के उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे में लिन फैन को दिखाता है, वो जीपिंग को रोकते कह रहा होता है, हे तुम क्या कह रही हो, रुक जाओ। पर हम जीपिंग को देखते हैं, वो नहीं रुकती है और दौड़ के उस जगह से चली जाती है। और जीपिंग के वहां से जाने के बाद में लिन फैन को दिखाता है, वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा लवली और पैशनेट है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिन फैन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जीपिंग की होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 50% तक बढ़ गई है। जीपिंग के होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 50% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के पास अभी 1589 फेवरेलिटी पॉइंट अवेलेबल है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन फैन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाह ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, मैंने उम्मीद नहीं कर पाया था कि ये जीपिंग ये छोटी सी लड़की मेरे ऊपर इतना हाई फेवरेलिटी रखती है। मैं सोचता था कि वो मेरे साथ फाइट करने में एंजॉय करती है और इसी कारण मेरे ऊपर उसका फेवरेलिटी ज्यादा हाई नहीं होगी। वैसे गाइस मुझे लगता है कि जीपिंग लिन फैन के ऊपर फीलिंग्स रखती है, पर वो अभी तक किसी को शेयर नहीं किया है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें लिन फैन को दिखाता है, उसे अचानक से कुछ रियलाइज होता है, उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, ओ हाँ सिस्टम मॉल, मेरे पास 1500 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, तो जरूर सिस्टम मॉल ओपन हो गया है। और वैसे भी आने वाले फ्यूचर में मैं इमॉर्टल और डिमन फंक्शन के इलाइट डिसाइपल के साथ फाइट करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं सिस्टम मॉल पे कोई ट्रेजर है कि नहीं जो मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। फिर उसके बाद लिन फैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिस्टम बाहर आओ। और लिन फैन की ये बातें को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो बाहर आ जाती है और क्यूट ऐड करते हुए कह रही होती है, हाँ बताइए होस्ट क्या बात है। पर अचानक से हम लिन फैन को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी के गालों को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे सिस्टम क्यूट ऐड करना बंद करो और जल्दी से सिस्टम मॉल को ओपन करो, मुझे देखने दो क्या क्या ट्रेजर है उस जगह पे। और लिन फैन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद वो लिन फैन को कह रही होती है, होस्ट क्या आप लेडीज के ऊपर थोड़ा जेंटल हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो लिन फैन के लिए सिस्टम मॉल को ओपन कर देती है और सिस्टम मॉल ओपन होने के बाद में लिन फैन को दिखाता है। उसके बाद वो सिस्टम लेडी के बूटी पे किक मारते हैं, सिस्टम लेडी को दूर कर दिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है यहाँ पे तुम्हारी कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। और लिन फैन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद में सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट हार्डलेस बास्टर्ड। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। सिस्टम लेडी वहां से जाने के बाद हमें लिन फैन को दिखाता है, वो अपने सिस्टम मॉल पे सब कुछ चेक करते हुए कह रहा होता है, चलो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ट्रेजर है। फिर हमें सिस्टम मॉल को दिखाता है, वह भी लिखा रहता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 1500 पॉइंट से भी ज्यादा कमा लिया है और आपने पहली बार सिस्टम मॉल को ओपन किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे एक लिमिटेड ऑफर मिलता है। आपके 3 आइटम है, उनमें से एक को चूज करना है। नंबर 1 पे है 1 डे लकी इन्वेस्टमेंट कार्ड, इसे परचेज करने के लिए आपको 1500 पॉइंट पे करना होगा। नंबर 2 पे 1 डे कार्डिवेशन कॉपी कार्ड, इसे परचेज करने के लिए आपको 1500 पॉइंट पे करना होगा। और नंबर 3 पे है परमानेंट क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट कार्ड, इसे परचेज करने के लिए आपको 1500 पॉइंट पे करना होगा। और सिस्टम मॉल की ऐसा कुछ आइटम को देखने के बाद लिन फैन खुद ही खुद से कह रहा होता है, 1 डे लकी इन्वेस्टमेंट कार्ड, ये शायद लाख से रिलेटेड है। शायद हो सकता है कि एल्केमी, क्राफ्टिंग या फिर एक्सप्लोरिंग के टाइम लाख को बूस्ट करने के लिए ये कार्ड काम पे आए। और बात रही परमानेंट क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट कार्ड की, तो ये देख के लग रहा है कि ये क्वालिफिकेशन को बढ़ाता है, पर ये कार्ड मेरे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि मेरा टैलेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है।
वैसे ये जो वन डे कल्टीवेशन कॉपी कार्ड है ये क्या है? सिस्टम प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन करो। लिनफेन की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टम लेडी को दिखाती है। वो लिनफेन को एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है, इस वन डे कल्टीवेशन कॉपी कार्ड की मदद से आप किसी भी इंसान के कल्टीवेशन को एक दिन के लिए कॉपी कर सकते हैं और सिर्फ उसी इंसान के कल्टीवेशन को कॉपी कर सकते हैं जिस इंसान के आपके ऊपर फेवरिटी 100% से भी ज्यादा हो गई है। और सिस्टम लेडी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिनफेन तो सीधा यान के बारे में सोचने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ यान ही है जो मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी 100 से भी ज्यादा है। और यान के फॉर्मेडेबल स्ट्रेंथ की सबसे अगर मैं इस कार्ड को परचेस करता हूँ तो ये कार्ड मेरे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, मेरे लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। और मैं श्योर हूँ कि आने वाले फ्यूचर में अगर मैं कोई भी डेंजर फेस करता हूँ तो ये कार्ड जरूर मेरे काम पे आने वाला है। फिर उसके बाद हम लिनफेन को देखते हैं, वो वन डे कल्टीवेशन कॉपी कार्ड को परचेस करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, इस मार्शल आर्ट पे सर्वाइव करना बहुत ही बड़ी बात है और मुझे महसूस हो रहा है ये कार्ड जब तक मेरे पास है अगर मैं फ्यूचर में शो ऑफ कर भी लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरीके से सिक्योर रहूंगा। और